तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार कंफर्म करना है। सर होएगा। यस ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग अगेन सर, गुड मॉर्निंग अगेन फिर से सबको। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग इसलिए बिकॉज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉमर्शियल नॉलेज। सो इसको आप इकोनॉमिक्स का एक्सटेंडेड पार्ट समझो, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझो, जो समझना है समझो, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर बिजनेस नॉलेज। कि अगर बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस के बारे में जानना है, तो दिस बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉमर्शियल नॉलेज, मैक्रो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ये बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग लास्ट वीक से एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं सर। जिस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, है ना? जिसमें आप लोगों ने देखा कि पूरा लंबा लिस्ट था उसके अंदर मेन जैसे लास्ट वीक अगर मुझे याद है सर, हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बात किए थे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। हाँ, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? इन आवर प्रीवियस वीक हम लोग यही यस सब सर डिस्कस किए थे ना। तो मतलब एक कंट्री को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, उस देश का जो गवर्नमेंट है किस तरह का पॉलिसीज अडॉप्ट करता है ना? किस तरह का इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, जीडीपी कैसे बनाते हैं, है ना? जैसे कोई कोई मुझे जीडीपी से काफ़ी सारा सवाल पूछा था कि सर अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो फिर इकोनॉमी कैसे समझ में आएगा कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है? इकोनॉमी $3 बिलियन इकोनॉमी बन रहा है, $5 बिलियन, सॉरी बिलियन नहीं ट्रिलियन, ओके, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन रहा है, बट कैसे समझ में आता है ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 बिलियन इकोनॉमी? तो मैंने आप लोगों के साथ पूरा इंडिया का जो पॉलिसी है उसके ऊपर बात किया, फिर आपसे मैं जीडीपी के बारे में बात किया, फिर कौन से सेक्टर से कितना गवर्नमेंट को जीडीपी आता है, कहाँ से कितना इनकम होता है, हाँ, पूरा इंडियन इकोनॉमी, हाँ, आप लोगों के साथ पूरा डिटेल्स मैंने इवन रिसेंट जो भी डेटा है फ्रॉम सोर्स ऑफ विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, वहाँ से आप लोगों ने देखा। तो सवाल यही है कि सर सब तो समझ में आ रहा है कि पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, बट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ में आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा आप लोगों से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज मैं आपसे कुछ ऐसे चर्चा करूंगा, जैसे आप लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सुने हो सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई में एनी आइडिया सर? किसी को पता है सर एफडीआई क्या होता है? नाम सुने होंगे क्या? अरे बोलो ना सर, सुने हो कि नहीं? ना तो ना, हाँ तो हाँ। हाँ सर सुना सुने है ना? क्या होता है एफडीआई, क्या लगता है? सर, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होता है इंडियन लैंड पे। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में पहुंचते हैं, क्यों? सर दे वांट टू बिल्ड देयर लाइक कंपनीज एंड एवरीथिंग हियर। दे वांट टू बिल्ड देयर कैपिटल जस्ट, मतलब सपोज जैसे हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं ना, हमारे पास जो डेली का जो सर्वाइवल पैसा है वो घर पे जितना होता है ठीक है, बाकी पैसा हम बैंक में डाल देते हैं ताकि मेरा जो कैपिटल है वो ग्रो हो सके, है ना? ताकि एटलीस्ट मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं, या फिर इन्फ्लेशन अगर बीट ना भी कर पाऊं, मतलब महंगाई के साथ कम से कम चल तो लूं, है ना? तो एग्जैक्टली जैसे अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, इफ एनी कंट्रीज हैव एनी सरप्लस मनी, तो सर जैसे आप लोगों को पता होगा यूरोपियन नेशंस, यूएसए, जापान, हाँ, इस तरह का जो कंट्री है इनके पास सरप्लस पैसा बहुत है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस पॉपुलेशन, दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे कि जापान का अगर मैं बात करूं, कल एक बहुत स्पेशल चीज जापान ने लॉन्च किया, मतलब मार्केटेबल किया। किसी को आप पता है सर मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ? एनी आइडिया? एक्चुअली ये यस्टरडे बेसिकली इसको मार्केटेबल किया, ये बिल्ड पहले ही हो गया था बट मार्केटेबल सिचुएशन में नहीं रहा था, बट अभी मार्केटेबल भी हो रहा है। सर जापान ने उड़ता हुआ बाइक लॉन्च कर दिया, जानते हो आप लोग? फ्लाइंग बाइक, पता है कि नहीं? हाँ सर, दुबई पुलिस के पास था। हाँ, दुबई पुलिस के पास तो था, एग्जैक्टली तो उसको एक्सपेरिमेंटल वे में उसको यूज कर रहा था, बट अभी जापान इसको मार्केट में लॉन्च करेगा। फ्लाइंग कार आ गया था, और फ्लाइंग बाइक भी आ गया। ठीक है, जो जापान ऑलरेडी मार्केट में
अभी मार्केटेबल कर दिया, ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ के आसपास का दाम रखा है। मतलब ये भी एक दिन देखने लायक था सर कि फ्लाइंग बाइक भी आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? आप लोग देखे हो फ्लाइंग बाइक? मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। मैं पहले भी देखा था, बट इतना मतलब उस टाइम पे सोचा था चलो कुछ ट्राई चल रहा है, बट अभी तो पूरा एकदम समझ में आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। ये फ्लाइंग बाइक, हाँ भाई, ये इस तरह का कुछ देखने में है, समथिंग लाइक दिस, ये वाला, ऐसा ऐसा ही है ना रे? आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। फ्लाइंग फ्लाइंग बाइक है सर। इसका जो बोल रहे हैं सर 40 किलोमीटर तक एक बार फ्यूल पेट्रोल से चलता है, ठीक है। 40 किलोमीटर तक चल सकता है, मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर का, ठीक है। तो मज़ा आएगा, लेकिन अभी स्पेशली आर्मी लेवल में ही ज़्यादा चलेगा, बिकॉज वो आर्मी में जब भी किसी भी तरह का डिजास्टर होता है ना, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा काम आएगा इस तरह का चीज़ है। मतलब ऐसे ऐसी जगह में जहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर इस तरह का बाइक अगर पहुँच जाए। अभी ये तो पेट्रोल में है, तो कह रहा है कि सर धीरे धीरे ये सबको बेसिकली इलेक्ट्रिकल कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रिक लेवल में आ जाए तो और मज़ा आ जाए। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा देश है, हमारे देश पे भी ऐसी इनोवेशन आ जाए, हाँ मज़ा आ जाए सर। तो जो भी हो, चलो था। तो जैसे कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग किस तरह से पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ देख रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जो पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री, ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसे ग्रो किया। उसके बाद सर हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज ऑल्सो, जैसे कि पॉलिसीज फॉर बिजनेस में क्या स्कोप है, क्या इम्पैक्ट डालता है। एंड उसके बाद जो आज मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा सर, मास्ट है, दैट इज एलपीजी, ठीक है। आज मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगा सर एलपीजी पे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है जो मैं आपको अभी बोल रहा था सर, एफडीआई, ठीक है। एफडीआई दो तरह का, एक इनफ्लो ऑफ एफडीआई और एक है आउटफ्लो ऑफ एफडीआई। सर ये क्या? सर इनफ्लो ऑफ एफडीआई में जैसे आपने बताया ना, आदित्य ने मोस्ट प्रॉब्ली बात कर रहा था कि सर एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, हमारे बिजनेस में, ताकि उनका कैपिटल का ग्रोथ हो जाए, ठीक है। और हमारे देश में बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वी नीड कैपिटल फॉर टू ग्रो आवर बिजनेस, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल टू बिल्ड सम एक्स्ट्रा कॉर्पस। मतलब उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, बिकॉज इंडिया में रिटर्न है, इंडिया में मार्केट है, ठीक है। और हमें क्या है? हमें पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमें पैसा मिल जाता है बाहर से, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इंडिया को बिजनेस करने का कैपिटल मिल जाए, सिंपल बात है, फॉरेन कैपिटल। मैं आपको इसका रियल एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स है कि एफडीआई का तो भरा पड़ा है, लेकिन क्या हर जगह में एफडीआई आ सकता है? उसमें थोड़ा पाबंदी है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो वो रेस्ट्रिक्शन भी जानेंगे। और ये ओएफडीआई क्या होता है सर? इसमें इंडियन बिजनेस आउटर वर्ल्ड में, मतलब आउटर वर्ल्ड बोल रहे हैं सर, मतलब आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन बिजनेस आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है आजकल। सर आपको जान के अच्छा लगेगा कि इंडियन बिजनेस भी वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है सर। मतलब हम लोग इतना लायक बन गए, यस सर, हम लोग इतना लायक बन गए, बट अभी बहुत रास्ता जाना है। अगर ये तो एक डेवलप कंट्री का, ये एक डेवलप कंट्री का क्या है सर? निशान है कि हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ये है सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट, ठीक है, उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं सर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। इसमें क्या होगा? तो ये स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट कैपिटल फ्लो का जगह है, जहां पर बिजनेस को कैपिटल का फ्लो मिलता है, और उसके बाद वो क्या करता है? अपने बिजनेस को ग्रो करता है और अपने शेयर होल्डर को रिटर्न जनरेट करके देता है। इट्स अ परफेक्ट इकोलॉजी फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो उस परफेक्ट इकोलॉजी जो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट सर आप लोग जानते हो, सुने भी होंगे, या फिर आगे आगे और जानोगे, जरूरी है बहुत जानना। तो उसमें एफआईआई का रोल क्या है? इसे एफआईआई छोड़ के और भी होते हैं, डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। मैं जो बात करते करते आपसे कर ही लूंगा, ठीक है। जैसे एलआईसी, म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया, ठीक है,
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, नाम सुने होंगे आप लोग बहुत सारे, ठीक है, कुछ नाम मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस में ये सब क्या काम करता है, ठीक है, एफडीआई, एफआईआई, ओएफडीआई, दिस काइंड्स ऑफ, समझ में आ रहा है सर? दीज आर आल्सो जनरल नॉलेज, दीज आर आल्सो फाइनेंशियल नॉलेज, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज आल्सो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली। सो चलो सर, मैटर को आगे बढ़ाते हैं और मेन मेन पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं कि क्या बात है। जैसे लास्ट वीक इस पॉइंट पे पूरा भरा चर्चा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है, आज थोड़ा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और बात करेंगे, ठीक है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड सेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सेक्टर वाइज कैसे, मतलब कौन से सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब बेसिकली इंडस्ट्री एरिया, सर्विस सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, किस सेक्टर्स के कितना जीडीपी क्रिएट हो जाता है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ये सब आप लोग जान चुके हो, ओके सर। पॉलिसी फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी नो, ये बात मैं आज आपसे करूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट, समझ में आ रहा है सर? मतलब कितना तरह का गवर्नमेंट पॉलिसीज देखने को मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट की मतलब क्या क्या तरीका लगा सकता है पॉलिसी लगाने में, तो ही मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रहेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा देश का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो ये जैसे मानो कि आप लोगों को पता है सर, कुछ दिन पहले अपने मोदी जी झुंझुनवाला से मीट करने गया था, जानते हो आप लोग? यस सर। हाँ, खबर भी बहुत हुआ था। तो फिर झुंझुनवाला कौन है सर? उसको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है ना, मतलब ऐसा सुप्रीम लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, मार्केट को पहचानने में बड़ा अच्छा नॉलेज रखता है, देयर आर लॉट मोर और भी पर्सन्स है, बट झुंझुनवाला का नाम सबसे पहले आता है सर। तो कुछ दिन पहले एक्चुअली मोदी जी झुंझुनवाला से मिलने गए थे, सीरियसली, दिस इज मोदी जी, दिस इज झुंझुनवाला। जैसे इंडियन इकोनॉमी लिखते ही देखो गूगल का, इंडियन इकोनॉमी लिखा, दो इंसान का नाम सामने आया, क्यों, ऐसा क्या बात है सर झुंझुनवाला पे और मोदी जी पे? बिकॉज इन दोनों पे पूरा भारत का इकोनॉमी डिपेंड करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एक्चुअली मतलब इकोनॉमिक वर्ल्ड समझते हैं, दैट इज कि ये दोनों ऐसे इंसान हैं जो इंडिया के बारे में बहुत बुलिश है, बुलिश, बुलिश समझते हो सर? बुलिश समझते हो? बुलिश का मतलब क्या है सर? बुलिश का मतलब होता है कि दे बोथ फील, मतलब चाहे आप प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ले लो या राकेश झुंझुनवाला का नाम ले लो, दे बोथ फील दैट कि इंडिया का जो इकोनॉमी है बहुत दूर जाने वाला इकोनॉमी है, मतलब इंडिया के बारे में दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव, इसीलिए इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखते ही इन दोनों का सामने आया, ठीक है। जैसे पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीट 7 एक्सपर्ट्स विल एडवाइस पीएम मोदी, आई थिंक झुंझुनवाला को भी एक्सपर्ट के लिस्ट में शामिल करेगा, आई थिंक। जैसे वारेन बफेट को जैसे यूएस में बड़ा इज्जत मिलता है, वो ओबामा के टाइम पे हो या फिर जॉर्ज बुश के टाइम पे हो, वारेन बफेट को हमेशा एडवाइजरी लेवल में रखा गया है। तो आई थिंक झुंझुनवाला में भी मुझे लगता है why is India's Buffett is so bullish on its economy, मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में वेरी बुलिश, दे फील दैट इंडियन इकोनॉमी बहुत दूर जाएगा। अब सवाल ये उठता है सर, इकोनॉमी अगर बहुत दूर जाएगा, मतलब इकोनॉमी अगर बहुत पॉजिटिव सामने आने वाला जाने वाला है, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या है? पॉलिसी मेकिंग ना, क्या रे, क्या लगता है? अगर इंडिया बहुत आगे जाएगा तो इसके लिए सबसे वाइटल क्या है? पॉलिसी मेकिंग। तो इंडियन पॉलिसी मेकिंग क्या है, जिसमें पर हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी कैसे काम करता है, हाँ सर, जीडीपी का रैंकिंग क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, दिस आर इवन इन्फ्लेशन पे बहुत चर्चा हुआ था, ओके सर। चलो देखते हैं कि किस तरह का पॉलिसीज बिजनेस में बन सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या पॉलिसी बिल्ड कर सकता है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन। जरूरी है क्या प्राइवेटाइजेशन? आप लोगों को क्या लगता है सर, प्राइवेटाइजेशन जरूरी है? यस सर। विश्वजीत बोला हाँ, बाकी सबको लगता है कि सर प्राइवेटाइजेशन इज गुड या फिर प्राइवेटाइजेशन में सब बेकार हो जाएगा? नहीं सर, प्राइवेटाइजेशन भी चाहिए, पब्लिक सेक्टर्स भी चाहिए, दोनों ही चाहिए मतलब एक आप मिक्स इकोनॉमी में। इकोनॉमी के, आप मिक्स के फेवर में हो, है ना? जी सर। हाँ जी सर। सर, आप मिक्स के फेवर में हो। जब आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों को चाहते हो, इसका मतलब आप बेसिकली मिक्स इकोनॉमी चाह रहे हो। जो बोलते ही नहीं सर, मेन सभी इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो जाए, गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे,
तो उनका फीलिंग ऐसा है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बनाना चाहता है। ऐसे इंडिया का जो करंट इच्छा है वो कैपिटलिस्ट बनने का, ठीक है। ऐसे इच्छा नहीं बोलूंगा मैं एक्चुअली दिस इज नॉट इच्छा, डिजायर नहीं है इंडिया का। इंडिया हमेशा मिक्स ही रहना चाहा, बट एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पब्लिक सेक्टर्स पे जाता है, पब्लिक सेक्टर्स अपने आप को बना नहीं पाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और प्राइवेट सेक्टर्स में पॉजिटिविटी बहुत होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होता है, बट प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं रहा, बट हाँ वो इंडिविजुअल लेवल में फेलियर अगर हो जाए तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। बट पब्लिक सेक्टर एट लार्ज इसका सक्सेस रेट बहुत खराब है इंडिया में। तो चलो सर ये डिबेट होगा, ओके, ये डिबेट होगा कि इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी ही रखा जाए, मतलब जो इंडिया का हमेशा इच्छा रहा है, और या फिर करंट सिनारियो डिमांड ये करता है, मतलब नो वन वांट्स, मतलब ना तो मोदी जी मांग रहा है ना तो सीतारमन जी मांग रहे हैं, बट दे आर फोर्स्ड। मतलब इनका सिचुएशन ऐसा बन गया ना, अगर वो प्राइवेटाइज नहीं करेगा, अगर वो प्राइवेटाइज नहीं करेगा, जो मनमोहन सिंह 1991 में मनमोहन सिंह जी जब एलपीजी पॉलिसी लाया था, उसी टाइम पे समझ में आ रहा था कि धीरे धीरे सभी चीजें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो वो जो करना पड़ेगा वाला पॉइंट है ना सर, वो करना पड़ेगा वाला पॉइंट आज जाके 2021, मतलब आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स अभी फीलिंग आ रहा है कि हाँ शायद जरूरी है, शायद नहीं बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर पाएगा ना तो बचा नहीं पाएगा। इसका रिसेंट एग्जाम्पल क्या है, प्राइवेटाइजेशन का रिसेंट एग्जाम्पल? एयर इंडिया। वेरी गुड सर, समझ में आ गया सर। मतलब अगर हम प्राइवेटाइज ना करें तो हम उसको जिंदा नहीं रख सकते। मतलब कंपनी को बंद करो, ठीक है, और चुपचाप घर जाके सो जाओ। सर पर अगर प्राइवेट करेगा तो प्राइवेट करने से ना बाहर की कंपनीज पे भी डिपेंड करना पड़ेगा, बट वो लोग इंडियंस के बारे में नहीं सोचेंगे, वो लोग उनके प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली प्राइवेट ओनरशिप में तो वही होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग भी रहना चाहिए ना। आज मैं वही आपसे बात करूंगा कि प्राइवेटाइज करने से ऐसा नहीं होता कि वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। प्राइवेट कंट्रोल में बिजनेस को चलने दो। एक मतलब यही यही चर्चा होगा। वेट वेट सर वेट, मतलब प्राइवेटाइज का मतलब ये नहीं कि वो मोदी का हो जाए, मतलब सॉरी मोदी बोल रहे हैं, वो आपका क्या बोलते हैं, नीरव मोदी का हो जाएगा, या फिर कोई कोई अदानी का हो जाएगा, या फिर कोई अंबानी का हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली। थोड़ा अलग बात है, आपसे बात करता हूँ, रुको। নির্দিষ্ট রুলের মধ্যে থাকতে হবে। हाँ ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि मतलब जैसे मानो कि भारत का कोल माइंस है, कोल माइंस इंडिया का है, अगर कोल माइंस अगर आप अंबानी को दे देते हो तो क्या कोल माइंस अंबानी का हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन उसका बिजनेस, उसका फॉर्मुलेशन, मतलब कंट्रोलिंग प्राइवेटाइज रहेगा, ठीक है। মানে तो স্যার कैसे करना বিজনেস पड़ेगा? স্ট্র্যাটেজি হবে चलो হচ্ছে নিতে আম্বানি, बिजनेस स्ट्रेटजी হবে নিতে আম্বানি আর कंट्रोलिंग হবে मोदी। हाँ, हम बोल सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट रहेगा उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, ताकि पब्लिक जो है उनके साथ किसी भी तरह का खराबी ना हो। जो पब्लिक को ही डर है, जो आम आदमी है ना सर, इसका यही डर है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो आज तक ये बात को नहीं समझ पाए। चलो सर देखते हैं ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस वी मे categorize government policies into four. First policy is protective policy, second is restrictive policy, third is regulative policy, and fourth is facilitative and developmental policy. अब आप ही लोग सुनो और फिर आप ही बताना सर कि गवर्नमेंट को किस तरह का पॉलिसी लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सर चलो देखते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज पे, ओके। चलो सर आपके मन का सवाल आप ही दूर करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ सर, बस जरिया हूँ। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज क्या होगा? प्रोटेक्टिव पॉलिसीज एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस सो दैट दीज मे सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s, मतलब 1950-60 के टाइम पे, ठीक है, 50-60 के टाइम पे जो फीलिंग चलता था, मिड 50 से लेके 80s तक, फ्रॉम 1980s तक सर। ऐसे 1947 में भारत को क्या मिला सर? आजादी, ओके। ब्रिटेन से आजादी, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, किससे? ब्रिटेन से, ठीक है। अब आजाद होने के बाद ये जो आजाद इंडिया है, इनको उड़ने का बड़ा शौक है ना। लेकिन उड़ने के लिए ऐसे जैसे फील होता है ना कि हम अभी उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर, ठीक है। हम लोग सीरियसली वी आर नॉट बर्ड्स, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग मन चाहे तो उड़ गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ,
अगर हौसला हो तो बहुत जोर उठ सकते हैं, बट वही किसी किसी का करप्शन, ये सब प्रॉब्लम तो रहता ही है सर। तो 47 में आज़ादी के बाद 50 से लेके 18 तक, 80 तक, 1980, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो आप तो राजीव गांधी एरा या फिर इंदिरा गांधी का जो एरा था, उस टाइम तक इंडिया को ये वाला प्रॉब्लम देखना पड़ा, ठीक है। मतलब ये जो मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, सब पॉलिसीज हम लोग देखे हैं। तो क्या है सर ये प्रोटेक्टिव पॉलिसीज में? सिंपल बात है सर, प्रोटेक्शन ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस सो दैट दे मे सस्टेन देमसेल्फ, बिजनेस सस्टेन कर सके इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब हमारे देश का जो बिजनेस है वो बिजनेस सस्टेन रह जाए, ठीक है। जो ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस कर रहा था, इंडियन बिजनेसमैन सस्टेन करे, ताकि कोई फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में एंटर ना करे, सो दैट इंडियन फार्म्स ग्रू इन ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी तरह का कंपटीशन में आना ना पड़े। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि यस सर। हाँ, इंडिया में रिलायंस का फैक्ट्री है, टाटा का फैक्ट्री है, आईटीसी का फैक्ट्री है, ठीक है, ये सब इंडियन कंपनी है, ठीक है। रिलायंस, टाटा, इंडिया, भारत का जो सरकारी लेवल में, ये सब तो 2-3 प्राइवेट कंपनी है, इसका तो छोड़ ही देते हैं सर। आप अगर इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैक्सिमम तो वही था, नवरत्न। हाँ, चलो आपको दिखाते हैं भारत का जो गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, नवरत्न। नवरत्न ऐसे आजकल ये सब जॉब भी बहुत क्रिएट कर रहा है, नवरत्न कंपनी, नवरत्न के नाम से ही जाना जाता है सर। 14 नवरत्न, मिनी रत्न करके बहुत सारा है। एक सेकेंड रुक जाओ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, देख लो सर ध्यान से एक बार। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब जो सरकारी लेवल में जो कंपनीज हमारे देश में रहा करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड नेशनलाइज्ड कंपनी इन इंडिया इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू, ठीक है, पीएसयू या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। अब इसमें आपको नाम तो बहुत सारा सुनने को मिलेगा, चलो देखते हैं कौन 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 कौन। अच्छा देखो, इनको कैपेसिटी के हिसाब से कुछ अलग अलग भागों में भी भाग किया गया है, जैसे महारत्न, ठीक है। महारत्न अगर बिजनेस का जो एरिया है, इन्वेस्टमेंट एरिया है, अगर इन्वेस्टमेंट एरिया 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक का है और फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ देयर नेट वर्थ, अगर ऐसा कंपनी है, ठीक है, या फिर 3 ईयर विद एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ 2500 करोड़ और एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ 10,000 करोड़ फॉर 3 इयर्स, ठीक है, या फिर 20,000 करोड़ का नेट वर्थ है फॉर 3 इयर्स अगेंस्ट 25,000 करोड़ प्रेस्क्राइब्ड अर्लियर, ठीक है, इनको महारत्न कहा जाता है, ठीक है। समझो सर, महारत्न, तो फिर महारत्न बनने का 2-3 क्राइटेरिया है। अगर आप 2500 करोड़ के आसपास एनुअल नेट प्रॉफिट करते हो, अगर आप 3 साल में 10,000 करोड़ का एनुअल नेट वर्थ बनाते हो, ठीक है, अगर आप 20,000 करोड़ का 3 साल में नेट वर्थ बनाते हो, तो आपको महारत्न में जगह मिलेगा। नवरत्न जो काफी दिनों से चल रहा है, स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 based on 6 parameters which include net profit, net worth, total manpower cost, total cost of production, cost of service, profit before depreciation, interest and taxes, ये सब मिला जुला के सर इस तरह का कंपनी जैसे कि आप तो 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ और अ सिंगल प्रोजेक्ट और 30% ऑफ द नेट वर्थ इज द होल ईयर, लेकिन 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं, ठीक है, इस तरह का कंपनी को नवरत्न बोलते हैं। उसके साथ है मिनी रत्ना एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ठीक है। मिनी रत्ना में जिनका 500 करोड़ तक का नेट वर्थ है या फिर उससे कम, या फिर मिनी रत्न कैटेगरी 2 में है 300 करोड़ अप टू, ठीक है, अप टू 50% ऑफ देयर नेट वर्थ व्हिच एवर इज लोअर, तो 300 करोड़ का हिसाब, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट कंपनीज को ऐसे 4 कैटेगरी में बांटा गया सर, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड मिनी रत्ना 2, ठीक है। मिनी रत्ना में 2 कैटेगरी। सर ये सब क्यों? सर एक्चुअली ये देखो, यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पीएसयू है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग मतलब करेंटली इनका प्रॉफिट है, जिसमें आपको मैक्सिमम तेल कंपनी देखने को मिलेगा, ऑयल कंपनी मतलब सर पेट्रोल डीजल का धंधा करने वाला, ओके, बिकॉज उसको तो प्रॉफिट होता ही ना, हम लोग तो पागल है। अब देखो आपको जितना दिखेगा सब वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, एनटीपीसी, अच्छा कोल इंडिया, ठीक है, थर्मल पावर एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब जो कोल इंडिया है वो कोल निकालते हैं और एनटीपीसी जो है कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है।
हमारे देश में जितना इलेक्ट्रिक चल रहा है, जैसे आपके घर में अभी अगर एसी चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, फैन चल रहा हो, कंप्यूटर चल रहा हो, मेरे घर में भी एनटीपीसी के कारण, ठीक है, और कोल इंडिया के कारण हमें ये कोल से ही तो बनता है, तो कोल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज बीएसएनएल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीएसएनएल जो है सर, ये अभी इंडिया का क्या करता है, ये जो फोन का मोबाइल नेटवर्क का लाइसेंस है ना, वो बेचता है, लेकिन डेटा का जो कॉन्सेप्ट था वो मार्केट से आउट हो गया सर। मतलब बीएसएनएल प्रॉफिट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में लाइसेंस बेचने के लिए, बट नॉर्मल जो बिजनेस है बीएसएनएल का वो तो नहीं है ना, आप लोग भी जानते हो। नॉर्मल जो बिजनेस है वो तो बहुत ही खराब हालत में, जिनके पास मोबाइल का सिम वगैरह है वो छोड़ के दूसरा कंपनी का ही ले लेता है ना, बिकॉज बीएसएनएल का वो सर्विस नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है सर, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको, वो सब बेच बाच के इनको प्रॉफिटेबल बना दिया, ठीक है। बाकी आप देखो सारा का सारा पावर सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर, बाकी आपको बाकी सभी चीजें आप देखोगे, ये देखो सर, ये सब प्रॉफिट मेकिंग में है। मतलब ये 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ठीक है, जो 5,000 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में है, ठीक है। लेकिन जब तक तेल है, पावर है, तब तक, हाँ, मतलब कोयला और तेल पे डिपेंडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। लॉस मेकिंग का डेटा देखो सर। हाँ बोलो सर, कुछ बोलोगे क्या? हेलो, बोलो सर, कुछ बोल रहे थे कोई, संपत कुछ बोल रहा था क्या? सर ये में है सर, इतना ही बोल। अच्छा ठीक है। लॉस मेकिंग देखो, करेंटली जो टॉप लॉस मेकिंग है, एयर इंडिया, ठीक है, ऐसे अभी करेंटली शिफ्ट हो गया। इंडिया पोस्ट 14,000 करोड़ का लॉस है। महानगर टेलीफोन, एमटीएनएल, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पीईसी लिमिटेड, ओडिशा मिनरल, एमएसटीसी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, एयरलाइन अलाइड सर्विस, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऐसे और भी है। एयर इंडिया तो सर এখন लोन तो कमे গেছে ना? हाँ अभी कम हो गया, बट अभी इसका डेटा 18-19 का डेटा है, ठीक है, 18-19 का डेटा है, अभी तो कम होगा ना, उसको तो सब्सिडी देते 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 उसको कम हुआ, थोड़ी बिजनेस करके हुआ, बिजनेस करके नहीं, हमारा टैक्स का पैसा सब्सिडी दे दे के बचाया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट कंपनीज का हालत क्या है। पूरा का पूरा तेल और कोल डिपेंडेंट है, मतलब जो थर्मल है और तेल है उनको छोड़ के बाकी प्रॉफिट कोई कर ही नहीं सकता, मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया है। अब बाकी इसमें महारत्न का लिस्ट है, ठीक है, नवरत्न का लिस्ट है, इसमें धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, और बैंक का तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें देखो सब मिनी रत्ना का लिस्ट है, अब इनका फाइनेंशियल डेटा आप अलग अलग से देख सकते हो, समझ में आ रहा है सर। ये सब भारत का, ये देखो ये पूरा बैंक है, रीजनल रूरल बैंक तो सब सब्सिडी में ही चलता है। प्रॉफिटेबल रूरल बैंक सरकारी लेवल में, जैसे एक पश्चिम बंगाल में एक चलता है, हमारे मेरे घर के ऊपर है, ये वाला देख रहे हो सर, मतलब मेरे घर के ऊपर है, मतलब भाड़े पे लगा हुआ है सर मेरे नेटिव में, पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक, बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, दिख रहे हो सर, ये वाला, ये भयंकर लॉस मेकिंग है, भयंकर लॉस मेकिंग। मतलब इनको 10-15 बैंक मिलके बचा ले तो बहुत बढ़िया बात होगा, ठीक है। पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक एंड बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, उत्तर बंगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसे ग्रामीण बैंक बंगाल में ये 3 चलता है, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग चलता है। कुछ नहीं है सर, सर्विस वगैरह एकदम बेकार, मतलब खराब लगता है ना। लेकिन अगर आप यही ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में जाके देखो, यही ग्रामीण बैंक आप बांग्लादेश में जाके देखो, क्या मतलब प्रॉफिट बना के रखा है, क्या सिस्टम बना के रखा है, सीरियसली। मैं एक दिन जाके अपने बैंक में जाके बात कर रहा था कि भाई आप लोग क्या बैंक चलाते हो, जाओ ना थोड़ा बांग्लादेश में ट्रेनिंग लेके आओ, बिकॉज बांग्लादेश ग्रामीण बैंक में इतना अच्छा काम किया, और ऐसे इसका एक क्रेडिट एक इंसान को जाना चाहिए, मोहम्मद यूनुस, मैं आप लोगों को कभी उनके बारे में बोला ना, अरे अच्छा বলেছিলেন। मोहम्मद यूनुस कहाँ चला गया, मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट है सर, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर, बांग्लादेश का सोशल एंटरप्रेन्योर है सर, करेंटली 81 ईयर्स एज, ठीक है। इन्हीं के पास काम सीख के अपना बंधन बैंक का जो ओनर है ना, चंद्रशेखर घोष, जो बंधन बैंक बनाया, बहुत दिन बाद कोई बंगाली मतलब मल्टीनेशनल कंपनी बनाया सर, बहुत दिन बाद, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस ने यूनुस के पास ही, मतलब उनके ही साथ काम वगैरह किया चंद्रशेखर घोष ने। तो ये सब कुछ सीखने लायक चीजें हैं, इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक लेवल में बड़ा अच्छा काम किया, फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, एंड उसके ऊपर बेस करके बैंक भी प्रॉफिट कर रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रहा है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, हम लोग सीखते कम है, और मतलब क्या बोलूँ सर,
छोड़ो। अच्छा, तो समझ में आ रहा है सर? ठीक है, तो आपके सामने लिस्ट तो पूरा पड़ा हुआ है, आप चाहो तो विकिपीडिया निकाल के पूरा लिस्ट एक बार देखो और किसका क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी देखो। ठीक है सर, ये सब दिखा कर क्या फायदा सर? एक तो आपका जनरल नॉलेज बिल्ड हो जा रहा है, दूसरा फाइनेंशियल एरिया डेवलप करना होगा आप लोगों को, एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है सर? सर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में प्रॉब्लम एक है कि आप प्रोटेक्शन दे के ज्यादा दिन मतलब उनको रख नहीं सकते। प्रोटेक्शन दे के क्या हुआ ना, गवर्नमेंट कंपनीज को मोनोपोली आ गया था, और मोनोपोली आने के बाद वो काम करना बंद कर दिया था। Restrictive policies put a curb on business growth, lest it should become detrimental to the interest of the consumer and public at large. For example, growth of a firm into a monopoly or a dominant position might endow its economic power such that it may exploit consumers. अब इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हो, इतना मोनोपोली बन जाता है आपका कि भाई मेरे छोड़ के आपको तो और कहीं जाने का जगह नहीं है, तो एक्चुअली मोनोपोली आने से आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हो विथ इम्पोजिंग ऑन देम हायर प्राइस और कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। या तो प्राइस हाई कर देते हो या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। जैसे कि एक नाम याद आ रहा है सर, इंडियन रेल। इंडियन रेल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क वाला रेल है, जानते हो आप लोग? मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड लार्जेस्ट आई थिंक। मतलब जितना रेल नेटवर्क इंडिया के पास है, इतना रेल नेटवर्क और इतना पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको रेगुलर बेसिस में ये सर्विस देता है, इंडिया को वर्ल्ड का बेस्ट रेल नेट मतलब रेल सर्विस देना चाहिए था, बट इंडिया नहीं दे सकता सर। मतलब अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। जस्ट एन एवरेज सर्विस देता है सर इंडियन रेल। आप लोगों को क्या लगता है सर? हम लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा कि नहीं, जितना देता है बहुत है। हाँ, लेकिन हम लोग जापान के साथ थोड़ी कंपेयर किए हैं। अच्छा चलो, जापान तो काफी डेवलप हो गया, चाइना के साथ तो कंपेयर करो कम से कम। चाइना का रेल सर्विस बहुत डेवलप है सर। मतलब उनका रेल के अंदर का जो क्वालिटी है, जो सोफिस्टिकेशन है, बहुत डेवलप है। मतलब क्वालिटी इज वेरी वेरी, मतलब मच हायर, मच डेवलप। तो क्या कहना क्या है सर? कहना ही है कि अगर इंडियन रेल में वो कंपटीशन रहता तो शायद हमें क्वालिटी के साथ जो वो कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ता। आज इंडियन रेल वर्ल्ड क्लास रेल बन जाता। ऐसे आज कुछ बात चल रहा है, आजकल बात हो रहा है सर इंडियन रेल को वर्ल्ड क्लास बनाने का। एक रेल स्टेशन है, इसको इंटरनेशनल रेल स्टेशन बनाया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल कैटेगरी का। स्टेशन का नाम एनीवन पता है किसी को? ऐसे बहुत सारा है, उसमें सबसे पहले बन रहा है हबीबगंज, याद आ गया, हबीबगंज रेल स्टेशन। इसको इंटरनेशनल लुक ओवर दिया जा रहा है। और एक है हबीबगंज और एक है आपका गुजरात के पास है, क्या नाम है ये देखो सर, ये हबीबगंज देखने में ऐसा बनेगा, ऐसे काम चल रहा है करेंटली, ऐसे है देखने में, आप देख सकते हो। तो पूरा इंटरनेशनल फीलिंग्स वाला, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई इंटरनेशनल स्टेशन में हो, लाइक जापान या चाइना जैसे कोई इंटरनेशनल स्टेशन पे। ठीक है, तो हबीबगंज को सबसे पहले भोपाल में है, उसको सबसे पहले किया जा रहा है, और गांधीनगर गुजरात में, ये दोनों स्टेशन को इस तरह का लुक दिया जा रहा है। देख रहे हो सर, ये सब इंटरनल है, ऑलरेडी कुछ बन चुका है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन द कंट्री फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी बिल्ट लाइक एयरपोर्ट इन भोपाल। देख रहे हो सर? तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, नॉट आज नहीं, ये कम से कम 30 इयर्स बैक हो जाना चाहिए था। बस जस्ट बिकॉज कि अगर किसी के पास ज्यादा पावर है, जैसे इंडिया में प्रॉफिट करना कोई मुश्किल नहीं है, पूरा 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 एरिया है इंडिया में, स्कोप बहुत है, प्रॉफिट भी होता है इंडियन रेल को, और वो इम्प्रूव भी कर सकता है। बट पॉइंट इज दैट वही एक मेंटेलिटी होना है। हाँ बोलो। আমাদের এখানে স্যার মানুষজন স্যার ঠিক না। अरे देख भाई, मानुष मानुष जोन ठीक हो जाएगा, सुनो सुनो बात समझो, मानुष जोन ठीक हो जाएगा, पॉलिसी मेकर्स ठीक हो जाए ना, स्ट्रिक्ट चीज फॉलो होना चाहिए, माँ बाप अच्छा हो ना, बच्चा अच्छा हो ही जाएगा, एक आध एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है। बात समझा करो सर, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आप बात को कभी खुद से मतलब देखना। এরকম তৈরি করে যদি কিছু রুলস করে দেয় তাহলে তখন আবার ঠিক হয়ে যাবে। एग्जैक्टली, अरे भाई मानना पड़ेगा, रूल्स बनाओ, रेस्ट्रिक्शन लगाओ,
है ना। जैसे हम लोग देखें ना, रास्ते में चलते चलते यहाँ वहां थूकते हैं ना, एक दिन ऐसा थूकने होटल पे, हाँ एक दिन थूकने पे डंडा लगाओ, फाइन लगाओ, ठीक है, चुपचाप 1000 रुपया निकालो उनसे, ठीक है, ये इधर उधर गुटखा खा खा के फेंकता रहता है चुपचाप। ব্যাংকক সাইডে এরকম আছে নাকি যে हाँ থুতু ফেলা, ব্যাংকক সাইডে নাকি থুতু ফেলা যায় না, এরকম একটা নিয়ম আছে? हाँ, ऐसे नॉर्थ बहुत सारे जगह है सर, ठीक है, बहुत सारे, মানে इंडिया में অনেক भी कुछ एरिया है, इंडिया में भी कुछ स्टेट्स है ऐसा रूल्स लगा के रखा है, ठीक है। बट ये डिपेंड करते हैं पॉलिसी मेकर्स पे। लेकिन पॉलिसी मेकर्स का क्या है जानते हैं, वो डरपोक है। उनको लगता है कि अगर हम पब्लिक पे ये सब चीज बोलेंगे तो पब्लिक मेरे को वोट नहीं देगा, और वो डर के मारे अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहता। ऐसे इंडिया जैसा कंट्री में इट्स लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, मैं मानता हूँ। बट सर 135 करोड़ हम भी हैं, चाइना भी तो 150 करोड़ है। मतलब कोई बोलेगा सर इतना पॉपुलेशन प्रेशर बाकी कंट्री पे नहीं है, लेकिन चाइना के पास तो है सर। हम 135-40 है, बट चाइना भी तो 150 करोड़ है, बट वो भी तो मैनेज कर रहा है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका जनता जो है, पॉपुलेशन जो है, वो अगर सीधी उंगली से नहीं मानने वाला है तो आप मिक्स पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट के पास भी तो पावर है सर, तो गवर्नमेंट कुछ चीजें लगा सकता है। इतना भी खुला छूट मत दे दो कि पब्लिक अपने आप को मतलब बेसिकली एक्सप्लॉइट होते जाए। मतलब पब्लिक खुद भी एक्सप्लॉइट होगा, सिस्टम भी एक्सप्लॉइट करेगा। पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए, ठीक है, और हमें भी वैसा ही लोग चुनना चाहिए ना, जो सच में देश को बनाने वाले हो। देश को तोड़ने वाले लोगों को नेता नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। देश को बनाए जो देश का फ्यूचर के बारे में सोचे, देश को ठीक बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में अपना करियर बचाए, ऐसा वाला नेता अच्छा नहीं है, जिसको सिर्फ अपना गद्दी बचाने में लगता है और हमेशा वैसा ही बात करता है जिसमें उनको वोट मिले। अरे भाई क्या वोट का, डेवलपमेंट करो। यूथ ये सब चीज समझ रहा है, बट जो बूढ़े आदमी है ना, उनको समझ नहीं है अभी भी। दे स्टिल फील कि नहीं, हमें सिर्फ वोट बैंक चाहिए। ये वोट बैंक वाला पॉलिटिक्स बंद करे और ग्रोथ वाला पॉलिटिक्स चालू करता ना, तो इंडिया कम से कम 40 इयर्स बैक डेवलप हो जाता। मतलब जो बात 1890s में सोचा गया था, उसमें भी हम लोग अभी तक कायम नहीं हो पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज प्राइवेटाइज कर दो, अरे भाई गवर्नमेंट लेवल पे ही डेवलपमेंट कर लो ना। नहीं, चाइना तो गवर्नमेंट लेवल पे ही चलता है। चाइना का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो तो फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन वो एक मिक्सड अप रखा है। पब्लिक पे भी ना कंट्रोलिंग रखा है, मन मर्जी नहीं करने देता। इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको जो मन है करो। मतलब जरूरत है ना सर, मतलब इंडिया में बहुत लोग सुनता नहीं है, बात मानता नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा, रूल बना के डराओ कि भाई फाइन होगा। पुलिस देखो ना, पुलिस खुद घूस खाता रहता है। अरे भाई ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से पेनल्टी लगाओ, ना कि घूस खा के छोड़ो। ऐसा नहीं है, मतलब ये लालची जो एटीट्यूड है ना, यही खराब है, यही खराब है। तो जो भी हो, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज पहले लगाया गया था हमारे देश में फ्रॉम 1950s टू 1980s, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि वही एक्सप्लॉयटेशन या फिर टू मच हाई प्राइस, ठीक है। तो इंडिया में नॉर्मली हाई प्राइस से ज्यादा क्या करते हैं ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ज्यादा फोकस करा देता है। बिकॉज बिकॉज उनको पता है कि पॉपुलेशन बहुत है, तो हमें हाई प्राइस नहीं चाहिए, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसको मजबूर कर देंगे, हमारा बिकता रहेगा। द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट शाउट टू चेक कनेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन ए फ्यू हैंड्स, और कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा पावर चला जाता है। मतलब आप सोचते हो जैसे इसीलिए क्या हुआ स्टार्टिंग में फ्रॉम 1950s टू 1980s, ठीक है, स्पेशली ये कांग्रेस एरा था। मतलब अंग्रेज चले गए बट उनका चमचा छोड़ के गए, काइंड ऑफ ये वाला फीलिंग है। मतलब सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है गवर्नमेंट लेवल पे, सिर्फ उन्हीं के पास है जो गवर्नमेंट का चमचा है या फिर गवर्नमेंट के साथ चलता है। मतलब इट्स प्राइवेट बॉडी बन गया था। मतलब गवर्नमेंट बन के भी प्राइवेट बॉडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली चला रहा है गवर्नमेंट, बट देयर फीलिंग्स इज लाइक वी आर प्राइवेट, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लाइक प्योर मोनोपोली जैसा फॉर्म हो गया था। इसलिए 50 से 80s में भारत का ग्रोथ बहुत खराब रहा। इवन इंडिया तो लड़ने के लिए जो फाइनेंस का जरूरत पड़ा, चाइना अटैक संभालने के लिए, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, उसमें भी इंडिया को प्रॉब्लम हुआ। स्पेशली द वॉर विद चाइना, उनमें भी इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज इंडिया को पॉलिसी मेकिंग करने में बहुत मुश्किल हुआ। और बिजनेस का हालत तो डे बाई डे ढीला होता ही चला गया। तभी तो जाके मनमोहन सिंह 91 में बाई फोर्स मतलब एकदम बाउंड हो गया बोलने में कि भाई नहीं, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं रहा। और मतलब ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह को कोई बोला कि भाई आप दिमाग लगाओ और बोलो क्या करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। ये मतलब एक
सिचुएशन ही ऐसा था कि मनमोहन सिंह को करना ही पड़ा सर। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ पा रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज आपको समझना चाहिए। मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 47 से समझो, आप पूरा का पूरा डेटा को चेक करो, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा सर। ये सब रिसर्च की पॉइंट है सर, यू हैव टू रिसर्च, बेसलेस बात नहीं करेंगे सर, ठीक है। और जो भी है मैं किताब से ही बता रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी अपनी किताब में भी यही सब पॉइंट्स बता के रखता है। अच्छा, तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज में समझ में आ गया सर। प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा कंपनीज है उसको बचाने के लिए चलना, मतलब इट्स लाइक दैट कि हम अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। हम अपने बच्चे को रास्ते में नहीं निकालेंगे, बाहर के बच्चे को आने नहीं देंगे, तो हमारा बच्चा नष्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है सर। हाँ, इस तरह से बच्चा मानुस मतलब बच्चा को बड़ा कर सकते हो? ऐसे चाइल्ड ग्रो हो सकता है क्या? क्या बोलते हो? माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करना चाहता है और कहता है कि नहीं, अपने बच्चे को मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बाहर का बच्चे को मैं आने नहीं दूंगा। तो क्या इस तरह से पेरेंट्स अपने चाइल्ड को ग्रो कर पाएगा? नो सर। क्या No, sir. प्रॉब्लम होगा? क्या वही बात है ना, कुछ दिन बाद तो वो बड़ा हो जाएगा ना, जब बड़ा होगा तब भी वो क्या रहेगा, वही मम्मास बॉय हो जाएगा ना। तो मम्मास बॉय पे प्रॉब्लम नहीं है, मम्मास बॉय में प्रॉब्लम नहीं है, बट मम्मास बॉय का प्रॉब्लम सर, बच्चा माँ माँ करेगा, मरते दम तक करे, बच्चा माँ माँ करते रहे, बट डिसीजन मेकिंग पावर कभी तो बड़ा होना है सर। कितना दिन दिन तक मम्मा से बच्चा रह गए, कभी तो बड़ा होना है। वो बोलते हैं ना कुछ कुछ आजकल गर्लफ्रेंड लोग, ये क्या मम्मास बॉय रहते हो? अरे भाई ठीक है, मम्मास बॉय रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट साउंड गुड, बट पॉइंट इज दैट कि अगर आप टू मच मम्मास बॉय पप्पास बॉय रहोगे ना, या गर्ल जो भी है, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा, आप खुद से कुछ इनोवेट नहीं कर सकते। हाँ, শিচুরে তো স্যার দেখিয়েছিল না, যেখানে মাম্মি মাম্মি করছে अच्छा हॉस्टेल ऐसे ऐसे देखा था ना छिछोरे में, हो सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, देखा मैं मूवी देखा। इट्स लाइक दैट सर। तो जो भी हो, मम्मास बॉय में प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम अपने पैरों में खड़ा होना तो सीखना है। तो यही प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में, कि आप टू मच प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मुश्किल हो जाएगा सर, इकोनॉमी ओपन नहीं होने से ना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी पॉलिसीज देखो। वेल द फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस इज फंडामेंटल, है ना सर, बिजनेस कैरी ऑन करना फंडामेंटल है। Yet, like coordination and control over traffic, rules of game must be set. Yes, आपको गेम का रूल सेट करना है, किसको? गवर्नमेंट को। Clearly, such policies aim at putting in place an institutional setup for the organized functioning of the relevant activity of market. This institutional setup might comprise the ministries like Ministry of Railway, authorities with ministers, Director General of Foreign Trade, of some autonomous entities. As you will study in the next chapter, that is RBI, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। RBI, SEBI, IRDA, we all know, ठीक है, कि किस तरह से हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर कंट्रोल होता है, कंपनी कंट्रोल होते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी कंट्रोल होते हैं, है ना, कंपटीशन कमीशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब लोगों को पता है, यू ऑल नो सर। जिनका नहीं हुआ वो बाद में फिर से करेगा, लेकिन जिन लोगों ने करके रखा है, दे नो कि किस तरह से आरबीआई काम करता है, कैसे सेबी काम करता है, कैसे आईआरडीए काम करता है, यू ऑल नो। तो एग्जैक्टली दीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी पॉलिसीज। मतलब यस, मेरा पॉलिसी रहेगा बट रेगुलेटरी रहेगा, मतलब मैं रेगुलेट करूंगा, तो इंडिया करता है, इंडिया रेगुलेटरी करता है। एंड देयर इज अनदर पॉइंट, फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज। अच्छा, क्या इंडिया रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी भी करता है? यस, इन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कुछ एरिया अभी भी ऐसा है जहां पर इंडिया रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है, ठीक है, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ जगह को रेस्ट्रिक्ट करना भी जरूरी है सर, लेकिन हर जगह को रेस्ट्रिक्ट करने से मुश्किल। Facilitative development policies are the ones which facilitate an activity. The conducive policies towards the development of MSME, like micro, small and medium enterprise, are an example of facilitating policy. ये बहुत जरूरी है सर। छोटा छोटा इंडस्ट्री बने, छोटा छोटा माइक्रो स्मॉल लेवल में, गांव गांव में इंडस्ट्री बने, छोटा छोटा शहर में इंडस्ट्री बने, ठीक है। उसमें विलेज काइंड ऑफ इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब नॉर्मल, क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड, नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट का है सर, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके थ्रू से देश का जो नौजवान है, जो यूथ है, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट चालू करके रखा है, गांव गांव में, शहर शहर में ये सब चलता है सर। वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसको,
ये भी एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है, ठीक है, जिसके थ्रू से आप स्किल डेवलप करो और स्किल डेवलप के थ्रू से देश के अंदर मतलब बच्चे के अंदर, यूथ के अंदर कुछ ना कुछ काम आना चाहिए उनको, ठीक है, कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो ये फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज भी बहुत जरूरी है। अगर आप डेवलप नहीं होने देंगे, फैसिलिटी नहीं दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, तो फिर देश का यूथ बढ़ेगा कैसे? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है? मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए, ज्यादा सिंपल बात करता हूँ, वी डोंट नीड टू मच डिग्री कॉलेजेस। ये जो डिग्री के पीछे लोग भागते रहते हैं ना कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट, फिर मास्टर डिग्री, ये डिग्री, ये तो अपने जगह में रहेगा, लेकिन डिग्री छोड़ के कुछ काम का भी काम होना चाहिए ना। 135 करोड़ में हाँ बोलो सर। स्किल डेवलपमेंट, हाँ सर, स्किल वाला डिग्री, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसे बहुत सारे लोग दिखता है। जैसे कल ही एक जन से बात हो रहा था, लॉयर है सर, ठीक है, लॉ करके रखा है, तो अभी एज हो गया है, मेरे को फोन किया था तो बोलता सर CS करना है क्या, जॉब वगैरह मिलेगा? मैं बोलता हूँ कि आप तो लॉयर हो, आपको पता होना चाहिए कि CS का क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। बोलते येस आई नो, बट आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोटी नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको पूछता कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट के पीछे भाग रहा है क्या? तो बोलते हैं हाँ, क्या करेगा और? मैं बोली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिर्फ ऑडिट के पीछे क्यों भागेगा? ऑडिट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना के रखा है कि चार्टर्ड से ऑडिट करवाओ, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट ही करेगा क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास GST है, इनकम टैक्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है। हाँ सर, ये सब सब्जेक्ट को लेके काम नहीं करना है? हाँ, आप बिजनेस ग्रोथ का नहीं सोचोगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे? हाँ, टैक्स, GST, अकाउंट्स, फाइनेंस, इतना सारा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं चार्टर्ड। इंडिया में टॉप लेवल का एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट्स में CA को माना जाता है। आई एम नॉट जोकिंग सर, किसी को भी पूछ लो, अगर CA के बाद किसी को रखा जाता है तो CMA एंड CS को रखा जाता है। मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करूंगा मैं, बट फिर भी क्योंकि CA का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है ना, वो CS एंड CMA से थोड़ा लेवल अप होता है। ऐसे पढ़ाया सेम चीजें जाता है, बट फिर भी क्वेश्चन लेवल में CA के आसपास में कॉमर्स में कोई नहीं है। मतलब ये जिस लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, उस लेवल में कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे CS थोड़ा लॉ का सब्जेक्ट में थोड़ा सा बेहतर करते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट इजी रखता है। CA कॉस्टिंग को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, बाकी चीजों को नहीं, लेकिन CA सब चीजों को, लॉ हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, हर चीज में अपना लेवल बना के रखता है। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबसे टफ भी माना जाता है। तो लेकिन CA बनने के बाद वो बंदा अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, और ऑडिट मिलता जाता था और ऑडिट करता जाता था। लेकिन आजकल ना गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी रखा है ना सर। आप लोग जानते हो इंडिया अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना नंबर में है? अरे बोलो। 63। लास्ट 4-5 साल में इंडिया ईज ऑफ डूइंग में 142 रैंक से 63 में आके रखा है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि न्यू बिजनेस बने, और बिजनेस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा छूट देना पड़ेगा ना। अगर आप हर बात में बिजनेस को बोलोगे भाई इस बात के लिए ऑडिट करके लेके आओ, उस बात के लिए वो करके लेके आओ, तो बिजनेसमैन बिजनेस करेगा कि यही सब करेगा? ऐसे ही देश के नौजवान को बिजनेस करने में डर लगता है ना? सबसे ज्यादा डर बिजनेस करने में लगता है, नहीं अगर मेरा पैसा फंस जाएगा तो। मतलब ये वाला रिस्क टेकिंग पावर ही नहीं है, एक्चुअली मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, दे जस्ट हैव बुकिश नॉलेज, so they don't want to do business, they just have a plan कि मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएगा एंड आई विल गेट सम गुड जॉब एंड मेरा जिंदगी सेट, है ना सर? दैट इज द एम ऑफ यूथ इन इंडिया। क्या मैं गलत बोल दिया सर? नो सर। इंडिया यूथ का ही प्लान है ना? नो सर। बस मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएगा, मेरे पास एक MBA या कुछ भी CSE या CME का डिग्री रहेगा, मेरे को कंपनी में जॉब। कितना यूथ सोचता है सर कि मैं बिजनेस बनाऊंगा, मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा करूंगा, मैं चाइना में जाके कंपनी बिल्ड करूंगा, मैं US में जाके अपना भी कंपनी बनाऊंगा। ये सोच ही नहीं है हमारे देश में, ठीक है? जो भी हो, कैसे यूथ में रहेगा? आप देखो ना, सीनियर लॉयर्स, हाँ, वो बता रहे कि अपडेट करने से तो फंस जा रहा है सर। मैं बोले क्यों अपडेट नहीं होंगे आप? मैं अपडेट नहीं होंगे तो कल मैं क्या पढ़ाऊंगा लोगों को? अगर मैं अपने आप को अपडेट करना बंद कर दूंगा तो मेरा भी प्रॉब्लम है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कल मैं अपडेट नहीं रहूंगा तो मैं भी किसी को पढ़ा नहीं पाऊंगा, कोई मेरे पास नहीं पढ़ेगा। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना आजकल गवर्नमेंट, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा छोटा छोटा कंपनीज को, स्पेशली माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को ना ऑडिट वगैरह से थोड़ा छुटकारा दे रहा है, एग्जेम्प्ट कर रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंट जो सिर्फ ऑडिट पे डिपेंडेंट है उसको मुश्किल हो रहा है, उसको रोटी खाने में भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? अगर आपको सुनने को आ जाए, पता है चार्टर्ड करके भी लोगों को जॉब नहीं मिला,
अरे भाई आप उनका परिस्थिति देखो, उनका अपडेशन देखो कि क्यों चार्टर्ड करके उनको प्रॉब्लम हो रहा है। चार्टर्ड करके करने के कारण मुश्किल नहीं हुआ, मुश्किल ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। तो मेरा ये बात सुन के वो इंसान बड़ा पहले चिंतित हो गया, फिर मैं उनको बोल ही दिया लास्ट में। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ये अपडेट के चक्कर में तो सीएस का सोचना पड़ रहा है। हाँ, तो फिर मैं बोला कि एक चीज बोलूं, कुछ माइंड ना करे। बोली तो फिर डार्विन तो बोल के गया है ना, काफी पुराना बात है। क्या है डार्विन क्या बोला? अरे डार्विन क्या बोला, चार्ल्स डार्विन, बोलो ना सर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना सर? जो स्ट्रगल करेगा वही एग्जिस्ट करेगा, और जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा। जानते हो ना सर आप लोग? तो चाहे आप कितना युग पहले क्या लॉयर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका गाड़ी चलता जाएगा। यू हैव टू अपडेट, आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। डेवलपमेंट पॉलिसीज चलते रहना चाहिए, उम्र के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हो तब तो करना ही होगा, है ना? जैसे आप बोलो ना बॉलीवुड स्टार 90s में जैसे मूवीज करता था, अगर आज भी वैसा ही मूवीज करे तो चलेगा क्या? अरे हाँ सर। तो वो भी तो नो अपना सर। वो भी तो अपना एक्टिंग स्किल बदला है ना समय के साथ साथ। हाँ, वो भी तो अपने आप को बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। जैसे ये बंगाली फिल्म में मेरे को एक पता है सर, प्रोसेनजीत बोल के बहुत फेमस एक्टर है, आप लोग नहीं भी जानते होंगे। प्रोसेनजीत जब बचपन में मैं मूवीज देखता था, ऐसा ऐसा मूवी करता था। हाँ, बाबा कैनो चाकोर, माँ कैनो मासी, इस काइंड ऑफ ऐसे नाम होता था मूवीज का। हाँ, मतलब ऐसे टिपिकल घरेलू टाइप गॉसिप मूवीज, बट इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। जब इनका मूवी मैंने ऐसे कुछ अच्छा अच्छा ऑटोग्राफ उनका देखा, ठीक है। फिर अगर आप लोग कोई बंगाली मूवीज देखते हो तो हाँ, प्राक्तन देखा, ठीक है, वेरी गुड सर, ठीक है। फिर एक अच्छा लगा वो 22 श्रावण, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। हाँ, तो ये सब मूवीज, हाँ बहुत सारा है, मतलब लाइन लग जाएगा अभी। लेकिन ये इस जमाने में हुआ बिकॉज जब अच्छा डायरेक्टर आया, जब अपडेशन आया, टेस्ट चेंज हुआ कस्टमर का। हाँ बोल। हाँ ये आर्ट फिल्म करते शुरू करेছে। हाँ, तो एक्चुअली हाँ कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो वो अभी भी बोलेगा मैं बाबा कहना चाकोर करूंगा, बाबा कहना चाकोर, माँ कहना मासी, मासी कहना भात देना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ, जस्ट एग्जांपल। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर समय के साथ लोगों का टेस्ट चेंज होगा, डेवलपमेंट आएगा, तो यू हैव टू डेवलप, नहीं तो आप कैसे सरवाइव करोगे? सिंपल बात है सर। तो गवर्नमेंट अरे को আমরা যখন हाँ बोल। লিলু এসে কলেজ যেতাম, লিলুয়াতে हाँ हाँ এসে জানিস আমাদের স্টেশন থেকে নেমে একটা সিনেমা হল পড়তো, ওটা বন্ধ, ঠিক আছে। ওখানে একটা পোস্টার ছিল যে স্মৃতির সিঁদুর চেটে দিলে ইঁদুর, এরকম ধরনের না ফেস হয়ে যাচ্ছে স্যার সেটা। एग्जैक्टली ना। বিহারে একটা हाँ স্যার বিহারে একটা শুনেছিলাম জিন্দেগি ঝান্ডবা ফির ভি ঘমंडवा এরকম সব ऐसा होता है, आई नो सर। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो अपडेशन चल रहा है, तो आपको भी अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मुश्किल, और क्या, मुश्किल बढ़ जाएगा। तो वही तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं सर, फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज गवर्नमेंट को हमेशा रखना चाहिए। जैसे इंडियन यूथ अगर डिग्री के पीछे ना भागे, स्किल के पीछे भागना चालू कर देगा ना सर, तो फिर आज जो बाइक, उड़ता हुआ बाइक आपने देखा जापान बना रहे हैं, क्या इंडिया नहीं बना सकता? आपको सुन के अच्छा लगेगा सर कि ये जो जापानीज का जो टीचिंग्स है, जो 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 बिलीफ उनका है, बुद्धिस्ट बिलीफ है ना सर, जापान इज प्योरली बुद्धिस्ट कल्चर, है ना सर? क्या रे, হ্যাঁ স্যার जापान में মঙ্গলদাস। है ना सर बुद्धिज्म, है ना, प्योर बुद्धिज्म। मतलब वो गौतम बुद्धा को बहुत मानते हैं। इवन सुभाष बोस जब अगेंस्ट ब्रिटिश जापान का हेल्प लेने गया था, तो जापान हेल्प किया था हमें, जानते हो आप लोग? जब इंडिया कोहिमा में कोहिमा से ब्रिटिश को अटैक किया था सुभाष बोस के आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, कोहिमा मतलब नागालैंड, म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से जब वो इंडिया को अटैक किया था ना ब्रिटिश पे, तो एक्चुअली इसमें पूरा हेल्प किया था जापान ने। जापान इंडियंस को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका गुरु जो है वो कहाँ से है, गौतम बुद्धा इज फ्रॉम इंडिया, है ना। तो गौतम बुद्धा का टीचिंग्स इसी मिट्टी से बना हुआ है सर। इनका जो टीचिंग्स है इट्स बिल्ड फ्रॉम इंडिया,
इनकी टीचिंग्स लेके जापान देखो क्या डेवलप कर लिया लास्ट 2000 क्या 3000 ईयर से ऑलमोस्ट। मतलब एक्चुअली गौतम बुद्धा इज 1000 to 1500 ईयर्स बिफोर देन जीसस क्राइस्ट, और भी पुराने हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 2000 और 2000 पीछे चले जाओ, मतलब 4000 साल पुराना जो टीचिंग्स है उसको लेके गौतम बुद्धा को टीचिंग्स लेके क्या कर रहा है जापान, अपने आप को किस लेवल पे लेके पहुंचा। सो वैशाली में पूरा स्तूप बना के बताया हुआ। यस, वैशाली में, बिहार में कभी जाने का मौका मिले, जैसे अपने इसके घर के सामने है विश्वजीत का वैशाली, कभी जाके देख के आ सकते हो वैशाली में किस तरह का बुद्धा स्तूपा, बहुत पुराना बुद्धा स्तूपा है, ऑलमोस्ट 3500-4000 साल पुराना, आपको समझ में आएगा। इंडिया में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ था, इंडिया बुद्धिस्ट टाइम पे बहुत डेवलप किया था, ठीक है। एक्चुअली बुद्धिज्म प्योर हिंदुइज्म से उनको बेसिकली डेवलप किया गया था, लेकिन गौतम बुद्धा ने प्रचार किया था इसलिए नाम बना था बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसका डिफरेंट इशू है, इसमें कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई रिलीजियस मैटर को मैं नहीं खींचना चाहता, बट कहने का मतलब ये कि जो शांति का जो टीचिंग्स है ना, मतलब एकदम पीसफुल इनोवेटिव कल्चर जो जापानीज ने इनकलकेट किया अपने, और देखो क्या एक के बाद एक करे जा रहा है। पूरा दुनिया जापान को कॉपी करना चाहता है, पूरा दुनिया, इवन यूएस ऑल्सो। यहाँ का यूथ के अंदर जो सोच है, सब कुछ जापान से दुनिया कॉपी करना चाहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, कहने के लिए है बहुत कुछ, पागल हो जाऊंगा बोलते बोलते। तो क्या बन रहा है सर अल्टीमेटली, द इंटरफेरेंस बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ occurs more importantly with reference to policy change. We have already seen that the economic policy framework in 1990s was intended to be restrictive policies creates a more favorable climate for business growth. Thus, if limits of foreign capital in Indian enterprise are raised, this allows to business to grow. If the definitional limits of investment for micro, small and medium enterprise are raised, there is an opportunity for the small firms to go. मतलब अल्टीमेटली रेस्ट्रिक्शन अगर हटाया जाए, ठीक है, फैसिलिटी दिया जाए, डेवलपमेंट दिया जाए, तो फार्म को ग्रो करने का मौका मिला, ठीक है। अब सर आपको समझ में आया होगा कि ये जो 3 तरह का पॉलिसी है, दैट इज प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड एज वेल एज 4 तरह का फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट को ना इसका एक मिक्सअप रखना चाहिए, ठीक है, एक मिक्सअप रखना चाहिए। तो फिर आके समय आ गया सर 1990s का, 1991, जिस टाइम पे अपना मनमोहन सिंह, जो बाद में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गया था, हाँ सर जानते हो ना सर, मनमोहन सिंह इज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यस सर, है ना, एक्चुअली उनको प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं था, बट राहुल गांधी का करियर बनाने, मतलब बचाने के चक्कर में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ताकि देश का लोगों का जो भक्ति है वो बने रहे, बिकॉज राहुल गांधी तब कुछ बनने लायक नहीं था, तो जो भी अभी भी कुछ बनने लायक मुझे नहीं दिखता। तो सवाल क्या है सर, तो सवाल है कि 1990, बट हाँ मोदी जी को टक्कर देने के लिए एक सॉलिड मतलब नेता चाहिए सर, मतलब अभी नहीं दिख रहा है, अगर दिख जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। The economic change ushered in 1991 aimed to raise India's growth potential. Apart from internal liberalizations, through deregulations, it sought to alter the structure of Indian economy by increasing the scope of private and foreign capital. ठीक है, तो प्राइवेट एंड फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज आना चालू कर दिया इंडियन इकोनॉमी में, जिसके लिए इकोनॉमी को लिबरल करना जरूरी था, ठीक है। अगर आप लिबरल नहीं रहोगे, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखोगे, तो फिर कैसे आएगा। मतलब एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा के रखा था, हाँ सर, लिबरलाइजेशन से पहले रेस्ट्रिक्शन था, रेस्ट्रिक्शन क्यों था अभी बताया आपको, बोलो ना सर क्योंकि ब्रिटिश हम पे रूल करके चला गया था, इस कारण से नहीं करना चाह रहा। नहीं, एक्चुअली ब्रिटिश रूल का तो था, लेकिन सबसे मेन तो वो थोड़ा पुराना बात है, लेकिन हमारा देश का जो अपना इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्शन देना है ना, ताकि मतलब डर था कि अगर फॉरेन इकोनॉमी आ जाएगा तो फिर हमारा इंडस्ट्री खराब हो जाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा, मतलब हमें अपने आप पे भरोसा कम था हमारे यहाँ, यही प्रॉब्लम था। एक तो ब्रिटिश के कारण हमारा नॉलेज लेवल डाउन हो गया था, ठीक है, हमारा स्किल लेवल डाउन हो गया था, बहुत सारा डाउन लेवल में बहुत कुछ था ब्रिटिश के कारण। लेकिन 90s के टाइम पे हमें पता चला कि हम गलत कर रहे हैं, 30-40 साल बाद, 40 years later we realize that कि हम गलत कर रहे हैं। कि क्या गलत कर रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को बनाना चाहिए, तब जाके इंडिया अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया और लिबरल किया। और जैसे ही वो लिबरलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन मींस रिमूव और लूज इन रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन को लूज करो। इट्स लाइक बच्चे को बड़ा करना है तो उनको थोड़ा बाहर छोड़ा करो,
है ना, दोस्तों को बाहर अंदर आने के दो थोड़ा बहुत, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम हड़बड़ी में नहीं, कोई भी दोस्त आ जाए ऐसा नहीं, थोड़ा लिमिटेशन के साथ, ठीक है। तो बच्चा बड़ा होगा, उसको भी सही गलत का फैसला करने को मिलेगा, इस काइंड ऑफ दैट, ठीक है। दिस हैपेंस वाया डिसमेंटलिंग लाइसेंस एंड परमिट्स, मतलब उसमें पहले लाइसेंस राज चलता था, इसलिए जो ऑफिसर्स लेवल में काम करते थे ना, वो लाइसेंस के लिए पैसा खाता था, अभी भी चलता है बट पहले से काफी कम हो गया। लाइसेंस राज बोलते थे उसको, मतलब हर बात में लाल झंडा। अगर तुम फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, क्यों? फैक्ट्री बनाओगे तो ताला लगा देंगे, पहले 1 करोड़ पार्टी फंड में जमा करो। बात कुछ समझ में आया? मतलब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, इसका गलत यूज कैसे होता है। अब देखो, इतना बड़ा देश में क्या प्राइम मिनिस्टर ढूंढ ढूंढ के निकालेगा भाई कि कौन कहां पर क्या बदमाशी कर रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है सर, लाइसेंस राज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है जब किसी के पास ज्यादा पावर दे देते हो ना, तो उनको लगता है सब उनका पापा का है, दादाजी का है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, लेकिन वही, किसी को इतना भी पावरफुल बनने मत दो। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चेंज करते चलो, ठीक है। जैसे इस बार बंगाल में चेंज होना जरूरी था, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी आ जाएगा कुछ अच्छा हो जाएगा, बट किसी को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है, चेंज करते रहना चाहिए, मौका था। अब चलो, मौका इस बार तो हाथ से गवा रही है सर। दिस हैपेंस। हाँ बोलो सर। এই আমার এখানে একটা দাদা WBSC পড়ছে, ঠিক আছে, মানে এক্সাম দেবে বলে। এবার দাদার মুখে শোনা বলছে যে এরকম তার আগে তারই একটা চেনাশোনা কেউ WBSC তে চান্স পেয়েছিল, মানে এক্সামে ক্র্যাক করার পরে সে ইন্টারভিউ দিতে গেছে, ইন্টারভিউ বোর্ডে সমস্ত কোশ্চেন করার পরে তাকে একটা কোশ্চেন করেছে যে তুমি যদি এরকম পোস্টে যদি তুমি চাকরি পাও, তাহলে তুমি যখন কাউকে জব দেবে তাহলে তুমি কি টাকা নেবে নাকি নেবে না, ঘুষ ঘুষ নেবে কি নেবে না। এবার তখন ওই ছেলেটা তাকে উত্তর দিয়েছে যে স্যার যদি আপনারা ঘুষ নিতে পারেন তাহলে আমি কেন নেবো, তাহলে আমিও নেবো। এভাবে একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়েছিল। अच्छा, শুনেছি, জানি না। चेक करते हैं एक्चुअली, आप मतलब उसको হ্যাঁ चेक करते हैं। এর मध्य से असत लोग থাকে। अरे अभी तो मतलब देख, मतलब ये सब मतलब एक्चुअली वही, अभी भी क्या है ना, मतलब ये जॉब को भी ना, मतलब ओपन कर देना चाहिए। जैसे प्राइवेट जॉब में तो ऐसा नहीं है ना, वहाँ पर टैलेंट को देखा जाता है। प्राइवेट जॉब में टैलेंट इम्पोर्टेंट है ना, तो दिस इज प्योर डेमोक्रेसी। क्या लगता है आपको? प्राइवेट सेक्टर इज प्योर डेमोक्रेसी, बट गवर्नमेंट सेक्टर में डेमोक्रेसी कहाँ है सर? वो तो राजतंत्र चल रहा है। इसीलिए डूब जाता है ना। आप डेमोक्रेटिक रहो, रिपब्लिक रहो, लेकिन आप तो मोनर्की चला रहे हो। समझ रहे हैं सर? समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? कि जितना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी जिंदा है, चाहे स्टेट का हो और सेंट्रल का, वो वहां पर भी पैसा दो, मतलब स्पेशली ऑफिसर्स लोग, ठीक है, पैसा दो, अभी तुम्हें जॉब पक्का कर देंगे। इसलिए क्या हो रहा है ना, गलत जगह में गलत लोग जा रहे हैं। पहला बात, जो ब्राइब लेने वाले हैं और जो ब्राइब देने वाले हैं, दोनों गलत, बोथ आर गलत। सर आप क्या बोलते हो? पूरा सिस्टम तो ऐसे चल रहा है सर, चेंज होना जरूरी है। गलत चीजों पे जो भी चीज बनेगा वो खत्म हो जाएगा, मानो या ना मानो, इट्स ट्रू। जिस चीज का बेस ट्रूथ नहीं है, जिस चीज का बेस फॉल्स है, वो आज नहीं तो कल टूटेगा, टूटेगा ही टूटेगा सर। फॉल्स बेस पे आप दुनिया नहीं जीत सकते, आप सोसाइटी नहीं चला सकते, आप कंट्री रन नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कभी कभी फॉल्स बेसिस पे 100 ईयर्स कोई चला लिया, ब्रिटिश भी तो चलाया था फॉल्स बेस पे, लेकिन क्या ब्रिटिश का आज का हालत देखो, इंग्लैंड का धीरे 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 डिटोरिएट हो रहा है। 2016 में तो यूरोपियन यूनियन से भी बाहर होना पड़ा, मतलब यूरोपियन का जो यूनियन है, उस यूनियन में भी रहने लायक नहीं बना ब्रिटिश, ऐसा हालत हो गया। बिकॉज यूरोपियन यूनियन में जो चंदा देना पड़ता है, जो डोनेशन देना पड़ता है, मेंबरशिप फीस, वो देने लायक पैसा नहीं है यूके के पास। आज नहीं तो कल गिरोगे सर गलत चीजों पे, मतलब फॉल्सहुड पे जो भी चीज बनता है, आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। हो सकता है इसमें जनरेशन खत्म हो जाए। आप सोचोगे कि मेरा तो जनरेशन खत्म हो गया, अरे सर आपका जनरेशन खत्म हुआ, आपका बच्चा का जनरेशन, उसका बच्चा का जनरेशन, कुछ तो सोचा करो, थोड़ा तो शर्म किया करो। नहीं,
हम खुद जिएंगे, बाकी लोग मरे, क्या फर्क पड़ता है। अगर सोच ऐसा है तो ठीक है। मतलब अगर किसी को अपने बच्चे पे प्यार नहीं है, अपने बच्चे के बच्चे पे प्यार नहीं है, ठीक है, तो ऐसा सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब घूसखोरी सोसाइटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दुनिया को एक सॉलिड बना के जाना है, एक जेंटल सोसाइटी बना के जाना है, तो मेरे हिसाब से सोचना चाहिए करंट जनरेशन को, मेरे जनरेशन को, आपके जनरेशन को, मेरे आगे का जो जनरेशन है, पापा लोगों का जनरेशन, भैया लोगों का जनरेशन, अंकल का जनरेशन, दादाजी का जनरेशन, सबको सोचना चाहिए। सब मिलके ही तो देश बनता है, अकेला थोड़ी देश बनता है सर। तो जो भी हो छोड़ो सर, लेकिन अल्टीमेटली छोड़ने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंस राज का ही रीजन है। ये जो ब्राइबरी, घूस, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा कांटा बन गया। मतलब लिबरलाइजेशन इसीलिए लाना पड़ा, मैंडेटरी बन गया सर। अब आगे का खेल क्या है सर? आगे का खेल बड़ा सिंपल है। 1990s was characterized in this like that। अब इसमें आपको विंड्स ऑफ चेंज थोड़ा समझना पड़ेगा। विंड्स ऑफ चेंज समझ रहे हो ना? ऐसा हवा जो सब बदल के रख दिया। देखो सर क्या बदला। The list of industries is reserved solely for the public sector, which used to over 18 industries, including iron and steel, heavy plant and machinery, telecommunications, telecom equipments, minerals, oil, mining, air transport service, and electricity generation and distribution has been drastically reduced to 3। 18 से 3 पे आ गए। डिफेंस एयरक्राफ्ट, वारशिप्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। इतना सारा चीजें प्राइवेटाइज मतलब लिबरलाइजेशन के कारण इनको बहुत चेंजेस का जरूरत पड़ गया। मतलब दे आर लॉस मेकिंग, ठीक है, दे आर लॉस मेकिंग, उनको धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग में ट्रांसफर करना जरूरी था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट एबोलिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू हैजर्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस कुछ हैजर्डस एंड सेंसिटिव चीजों को छोड़ के बाकी चीजों पे लाइसेंस का जो पॉइंट मतलब जो पंचायती है, जो झमेला है, उसको हटाया गया। The requirement that investment by large industries house is needed to separate clearance under the monopolies and restrictive trade practice। मतलब आप मोनोपोली या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब ये एक्ट को भी डिस्करेज किया गया। ठीक है, डिस्करेज किया गया कि भाई किसी एक के हाथ में इतना सारा चीज नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम के कारण आप लोग गुरु पिक्चर देखे हो सर? गुरु, अभिषेक बच्चन का किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट काम है सर। अभिषेक बच्चन का जो मूवीज का सीरीज है, उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये वाला मूवी लगता है उनका। ये एक्चुअली धीरू भाई अंबानी के जीवन पे बना हुआ है सर। देखिए आप लोग सर, किसी ने देखा? धीरू भाई अंबानी मतलब मुकेश अंबानी का पापा, मुकेश एंड अनिल अंबानी का पापा, मतलब आज का जो रिलायंस है उसका फाउंडर। देखा सर आप लोगों ने मूवी? देखा किसी ने भी? एनीवन? नो सर, ओनली ट्रेलर देखी। ट्रेलर देखा? अगर ट्रेलर देखा बहुत अच्छा है, बट मूवीज देखना। इट्स अ प्योर बिजनेस मूवी एंड लिटिल बिट लव स्टोरी विद ऐश। वहां पर एक्चुअली धीरू भाई अंबानी का बीबी बना, कोकिला बेन, अभी भी जिंदा है कोकिला बेन। मतलब कोकिला बेन इज मुकेश अंबानी की पत्नी। और मुंबई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चलता है ना, कोकिला बेन हॉस्पिटल। देखना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग एडमिट होते हैं कोकिला बेन पे। तो ऐसे वहां पर बोला नहीं है कि ये धीरू भाई अंबानी का जिंदगी के ऊपर है, बट दैट इज एक्चुअली। तो पॉइंट इज व्हाट सर? पॉइंट यही है कि उस मूवी में धीरू भाई अंबानी का एक चीज दिखाया गया कि धीरू भाई अंबानी को एक कपड़ा बिजनेस करने के लिए क्या मेहनत करना पड़ा। अब जब तक देखोगे नहीं ना, समझोगे नहीं। ठीक है, तो ये जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था ना, इसको डिस्करेज किया गया। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को डिस्करेज किया गया, इसको अबोलिश किया गया। एंड द एक्ट इटसेल्फ टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कंपटीशन लॉ which will attempt to regulate anti competitive behavior in other ways। सबको आने का हक है सर, है ना? जैसे मानो सबको आने का हक है, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है ना? पॉलिटिक्स में एक बहुत खराब, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, कि नॉमिनेशन देने नहीं देता। अरे भाई, जैसे मानो कि अगर टीएमसी का रूल चल रहा है, मैं सीपीएम के टाइम पे भी देखा था, जब सीपीएम का रूल चलता था हमारे वेस्ट बंगाल में, तो उस टाइम पे अगर कोई टीएमसी कैंडिडेट वहां पर आना चाहता था ना, उसको मारा जाता था, धमकाया जाता था। आगे वो कभी मतलब आने का सोचता भी नहीं था।
फिर भी इस बार बीजेपी साहस दिखाया, कम से कम कैंडिडेट तो दिया हर जगह में, हारा वो अलग बात। टीएमसी भी इस बार रूलिंग में है, वो भी मुश्किल खड़ा किया। दैट्स नॉट अ गुड थिंग सर, इट्स नॉट अ, इट्स अ वेरी वेरी बैड कल्चर। इतना खराब कल्चर, इससे खराब कल्चर और डेमोक्रेसी में कुछ नहीं हो सकता। भाई पार्टी है तो उनको खड़ा होने का मौका तो दो, ये तो डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम यूनियन बना सकते हैं, हम पार्टी बना सकते हैं, आप लोग जानते हो। बट अगर कोई बोलेगा कि हम पार्टी तुम्हें बनाने नहीं देंगे, गुंडा भेज देंगे, मार देंगे, हाँ, इट्स अ नॉट गुड थिंग। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट चलता था, जो आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता उस हिसाब से, कि आज के डेट में बिजनेस करना काफी ईजी हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली जिस कंट्री में अभी भी बिजनेस करना मुश्किल है, आप समझ के चलना कि वहां पर पार्टीबाजी, पॉलिटिक्स बाजी, हाँ, ये सब मोनोपोली बाजी चलता रहता है। Indian industrial scenario has also been characterized by long-standing policy for reserving production of certain terms in small sectors. About 800 items were covered by this policy since 1970s, which meant the investment in plant machinery in any individual unit producing these items could not exceed the prescribed ceiling, thus limiting their scalability. Many of the reserved items, such as garments, shoes, toys, high export potential, and the failure to permit development of production units with more modern equipment and a larger scale of production severely restricted India's export competitiveness. As a result, there has been a phased de-reservation of items to unleash the growth potential of the promising industries. तो ये सब चीजें को हटाया गया, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट 800 आइटम न्यूली कवर किया गया, जिसको एक्सपोर्ट करने का मौका मिला, और इंडियन इकोनॉमी डे बाय डे ग्रोथ होता गया। ये सब जो भी डेटा लिया गया है, this is taken from Montek Singh Ahluwalia, as another economist. Okay, economic reforms Indian since 1991 has gradualism worked. Journal of Economic Perspective 2002 में ये वाला डेटा दिया गया, वहीं से यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने भी डाला। Montek Singh Ahluwalia, a very famous person. समझ में आ रहा है सर? हेलो, लिबरलाइजेशन का पॉइंट समझ में आया? यस सर। नाउ चलो सर थोड़ा बात ही कर लेते हैं ना प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन इज व्हाट सर? सर प्राइवेटाइजेशन एज ए स्ट्रेटेजी हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड इन वेस्टर्न वर्ल्ड। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, a decade earlier than that experimented in India, ठीक है। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस मार्गरेट थैचर, ब्रिटिश में था, British coal mines were privatized. Many of the components of National Healthcare Service, School Education Service were privatized. Privatization refers to a managerial approach. Privatization का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना। Privatization का मतलब होता है managerial approach of changing the ownership structure of one or more government-owned institutions. Privatizations can be advantageous in terms of the higher flexibility and scope of innovation. It offers along with cost savings. Yes, खर्चा भी बचता है। Many a times, बहुत टाइम पे देखा गया है कि प्राइवेटाइज करने में खर्चा बच जाता है। However, it has an adverse impact on the employee moral. एम्प्लॉय को लगता है कि अभी मेरा जॉब जा सकता है, अगर मैं कहीं कभी भी थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं सर, अपडेट ना रहूं, अगर मैं टाइम के साथ ना रहूं तो मेरा जॉब जा सकता है। एंड जनरेट्स फियर ऑफ डिसलोकेशन एंड टर्मिनेशन। ये प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन में है, ठीक है। हर चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। इट लुक्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इन प्रोडक्शन। हर चीज का हिसाब चाहिए, हर चीज का प्रोडक्शन का क्वालिटी देखना है, जो प्राइवेटाइज में मेंटेन होता है। एंड सर्विस सिस्टम। Privatizations can be successful if diligent scrutiny by the decision makers, मतलब गवर्नमेंट, is attached to the policy concerned. खुला छोड़ना नहीं है, तब तो फिर से कॉलोनी बन जाएगा। तो उसको स्क्रूटनाइज करना है, पावर कितना देना है कितना नहीं देना है, इस पे गवर्नमेंट के हाथ में पावर होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, ब्रिटेन छोटा देश है, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, 5-7 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, हाँ, जानते हो ना आप लोग। तो वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। इंडिया और ब्रिटेन में फर्क देखना चाहते हो? टीनी आइलैंड सर, ऐसे इतना भी टीनी नहीं है, इट्स नॉट लाइक अंडमान ऑब्वियसली, ठीक है, बट फिर भी आपको एक बार मैं मैप ही दिखाना चाहता हूँ। देखो सर, यूके दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यह है यूके का साइज, हाँ, आयरलैंड को लेके। चलो हम अभी इसको इंडिया में पुट करते हैं, बस। कश्मीर
राजस्थान और दिल्ली खत्म, वो भी मैंने थोड़ा बहुत समुद्र ले लिया। समझ आया सर? इतना सा कंट्री है, 6-7 करोड़ लोग, हार्डली 6-7 करोड़ लोग रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ होगा, 10 नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप लोग एक बार चेक करना, ठीक है, 6-7 करोड़ हार्डली। तो इतना सा देश में इतना लोग रहते हैं, अब इसको मैनेज करना और इंडिया को मैनेज करना इक्वल है क्या? नो सर। हाँ ओ सर। देखो सर, ये है इंडिया का साइज, सिर्फ यूपी में ये रहा अपना इंडिया का हाथी। देखो सर, हाथी का पैर, पीछे वाला पैर, ये रहा पूंछ, दिख रहा है क्या? ये भारत की हाथी है। इट्स एग्जैक्टली, यूपी इज लुक लाइक एलिफेंट, इसका मैप का लुक ही कुछ ऐसा है। 20 करोड़ अप्रॉक्स, मतलब मोर देन, ग्रेटर देन 20 करोड़ सिर्फ यूपी में रहते हैं सर। बंगाल तो हद कर रहा है सर, साइज में यूपी से आधा से भी कम, आधा से भी कम है वेस्ट बंगाल तो 10 करोड़, ऑफिशियल 10 करोड़, अनऑफिशियल बहुत है। बिहार और एक हद करके रखा है। इजराइल पॉपुलेशन, यस, बिहार और एक हद करके रखा है, ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास। मतलब पूरा भारत का 20, 30, 40 करोड़ तो इतने में ही रह जाता है सर। बस कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, इंडिया का 40 करोड़ यहीं पर रहते हैं। यस सर। डेंजरस सिचुएशन सर, डेंजरस सिचुएशन। अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ऐसा कंट्री में प्राइवेटाइज का बात करना, मतलब लोग तो पागल हो जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइज एक चारा है इनको बचाने का, मुझे लगता है थोड़ा बहुत। There was hardly any takers for loss-making public sector and industries. On the other hand, there had been many takers for surplus-making industries like oil drilling and refinery companies. वो सरप्लस करते हैं, ऐसा कंपनी लेने के लिए है जैसे कि रिलायंस वगैरह करते हैं, लेकिन जो लॉस मेकिंग है इसको लेने के लिए ज्यादा लोग आना पसंद नहीं करता, ठीक है। और the ones of mineral extracting sectors like Steel Authority of India, National Mineral Development Corporations, government decides to privatize the loss-making companies fully and the profit-making ones and banks partially. गवर्नमेंट चाहते हैं सबको प्राइवेटाइज करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंड बैंक्स वगैरह को पार्शियली, और जो लॉस मेकिंग है उसको फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मतलब जितना प्रॉफिट है बाद में लॉस होने के बाद मर जाने से अच्छा है अभी बचा लो, नहीं तो देश का बहुत बड़ा संपत्ति लॉस हो जाएगा। मतलब ये गवर्नमेंट का मानना है। द एफर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एक्चुअली ये गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट का मानना सिर्फ नहीं है, ये बात तो 91 से चल रहा है सर। अगर आप मोदी जी के ऊपर उंगली उठाओगे तो पहले मनमोहन सिंह के ऊपर बात करो, बिकॉज ये किसी प्राइम मिनिस्टर का सोच नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिकल पॉलिसी मेकर्स का। नरसिम्हा राव, हाँ नरसिम्हा राव जब उस टाइम पे थे, नॉट जस्ट, मतलब एक्चुअली ये सिचुएशन ही ऐसा है। इसमें मोदी कर रहा है, सीतारमन कर रहा है, लोग बोलते रहते हैं देखो मोदी सब प्राइवेट कर दिया। अरे भाई कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा कर, जब मैं एजुकेटेड लोगों से सुनता हूँ ना तब मेरे को बहुत चिढ़ लगता है। क्यों? बिकॉज उनके पास कोई उपाय नहीं, कम से कम ये तो सोच रहे हैं कि जिंदा रखना है, मेरे को ये अच्छा लगता है, भाई जिंदा रखने का सोच तो रहा है, नहीं तो बाकी तो कभी कोई सोचता भी नहीं है। एक एक करके बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, सब देखते रह गया, बट कम से कम सोच तो रहा है इस बार गवर्नमेंट कुछ कि भाई इसको प्राइवेटाइज करके बचा लो। अरे बचा रहेगा तो कम से कम जितना लोगों का जॉब है वो तो रहेगा, न्यू जॉब भी क्रिएट होगा। सोचा करो कभी। हाँ, अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत कुछ खराब भी कर रहा है, बट कम से कम इनको काम तो करने दो। एक बात है, सिर्फ हड़ताल करके रोक सकता है, मतलब पॉलिटिकल वाइज, वोटिंग पावर वाइज रोक नहीं सकता। इसीलिए कश्मीर इशू को सॉल्व करने में इतना बड़ा एक रखा है सर, क्योंकि सिंगल गवर्नमेंट है ना सर, ये एक अच्छा बात है। नेक्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट आएगा ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली बीजेपी चेंज होकर दूसरा गवर्नमेंट आए, बट सिंगल गवर्नमेंट आए, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन सिंगल गवर्नमेंट आए। मिली जुली सरकार देश के लिए डब्बा बन जाएगा। ऐसे मोदी जी के अगेंस्ट में सिंगल गवर्नमेंट कौन बनाएगा, मेरे को बहुत चिंता है। नाउ द एफर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन में कोई नहीं है, करेंटली तो कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ ममता दीदी। लेकिन वो भी सर स्टेट लेवल पे।
हाँ, ममता दीदी वही, अरे नहीं है वो तो मिली जुली गवर्नमेंट बनेगा तो ममता दीदी को सामने करने का बात चल रहा है सर। मतलब मिली जुली यस सर। गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सीट ममता दीदी के पास है, ठीक है, तो इसीलिए ममता दीदी पावर बन रहा है, बाकी किसी के पास तो अपने अपने स्टेट पे भी जगह नहीं है। इसीलिए यस इसीलिए मिली जुली, अगर अगर मिली जुली बनता है, ठीक है, तो ममता दीदी एक है जो मतलब उनका मसीहा बन सकता है। The government decided to privatize the loss-making companies, but Mamata Didi is not okay for central level. I don't think so. The government decided to privatize the loss-making companies. So, समझ में आ रहा है सर? Now, point is that privatization helps in a big way to enhance market potentials by enhancing efficiency, quality, and competitiveness. Privatization is an essentially effective tool for rapid restructuring and reforming the public sector enterprise. In India, also witnessed in other nations, other countries maybe, public sector entities remain inefficient as far as profitability and quality is concerned, especially in India and also other countries. पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट रह गया, इसलिए चाइना को देखो, चाइना को देखो, चाइना जो सोशलिज्म का इतना बड़ा झंडा गाड़ता है, हाँ, वन एक्चुअली चाइना क्या है, चाइना एक्चुअली प्योर सोशलिज्म नहीं है, बट वन पार्टी आर्मी है सर, वन पार्टी कंट्री, इसमें दूसरा कोई पार्टी आ नहीं सकता, वन पार्टी कंट्री। तो वन पार्टी कंट्री का मतलब क्या, सोशलिज्म ही हो गया ना। ये भी प्राइवेटाइजेशन में बिलीव कर रहा है, बिकॉज यहाँ के इस कंट्री में भी जो बिजनेस बन रहा है वो भी प्राइवेट कंपनी ही चला पा रहा है, सरकार के हाथ में जो है वो नहीं कर सकता प्रॉपरली। तो चाइना जैसा कंट्री में भी ऐसा सोच चल रहा है। रशिया का हालत देखो, डे बाय डे इतना बड़ा कंट्री है, हाँ, इतना बड़ा कंट्री है रशिया, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में बहुत सारा चीजें हैं, बट फिर भी रशिया का बिजनेस सिनेरियो खराब हो रहा है डे बाय डे, डे बाय डे रशिया पिक्चर से बाहर चला जा रहा है। सुपर पावर हालत से जो रशिया था हमेशा, वो वाला जगह डे बाय डे चला जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो क्यों प्राइवेटाइजेशन जरूरी हुआ, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। दे वर रनिंग विदाउट अ सिग्निफिकेंट एम एंड मिशन। बोलो सर। জবলেস হওয়ার যে চিন্তা থাকে যে এমপ্লয়িজদের, এটাও তো স্যার একদিক থেকে ভালো, কারণ তারাও তো এইটার কারণে আপডেট হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। हाँ सर, ये मैं तो यही मानता हूँ, बट सर जो टिपिकल सोच वाले होते हैं ना, मतलब जिनको अपडेट नहीं होना है, ठीक है, এই আছে। जो सिक्योर्ड माइंडेड होते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं सर हमारे देश में, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग, सिक्योर्ड माइंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग, विद ऑल रेस्पेक्ट टू दी আমার একটা मतलब রিসেন্ট ছিল, আমাকে বলেছিল কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে, এসএসসি ফর্ম পরীক্ষা দিতে, তো ডিস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছিল স্যার এইসব ইয়ে থেকে। ठीक है, তো जो लोग রিসেন্টলি सिक्योर्ड माइंडेड होते हैं, बोल। নিয়ে একটা মানে কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল। সম্পদ জানে, সম্পদকে বলেছে দমদমেই বাড়ি, अच्छा, তো ওরা সব সরকারি চাকরি টাকরি করে, মানে ওরা মানে ওই গভর্নমেন্ট লেভেলই একদম সিকিউর ওরা একদম। एग्जैक्टली, मतलब जिनका झंडा गड़ गया ना गवर्नमेंट लेवल पे, वो उसके बाहर कुछ देख नहीं पाता, लेकिन सिनारियो बदल रहा है, सिनारियो সম্পদ बदल দেখাও रहा করে। है। अब देखो सर, बात ये नहीं कि जिसके घर में सब सरकारी लेवल में नौकरी करते हैं तो आगे भी सब सरकारी में ही जाएगा, ऐसा गारंटी एकदम नहीं है, ठीक है, क्योंकि देश बदल गया ওদের सर। মাইন্ডসেট হয়ে গেছে, মানে গভর্নমেন্ট জব মানে একদম সিকিউর, ওটার থেকে ওটা ছাড়া আর কোনো জবই হয় না। क्यों रे भाई, মানে सीए में क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है क्या? জানে না স্যার এরকমটাই। एक्चुअली মানে नॉलेज বোঝাতে नहीं পারবো है, हाँ एक्चुअली वही सोच, मतलब एक्चुअली वो लेवल का नॉलेज नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन गवर्नमेंट স্যার सेक्टर, ওটা তো सीएस সুখের इन চাকরি। गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ যারা স্যার গভর্নমেন্ট করে স্যার তারা তো সুখের চাকরি, গিয়ে বসে বসে মাইনে নিয়ে চলে আসে, খাটনি नहीं, কম। हाँ एक्चुअली देख, এই স্যার এই काम ভাবনা চিন্তা আছে যে খাটবো না काम কিছু। काम सुख का नहीं है, काम तो मेहनत का उनका भी है, बट वो मेहनत करता नहीं है করতে চায় না। मैक्सिमम। হ্যাঁ স্যার ওটাই তো বলছি যে করতে চায় না, ভাবে যে যাবো বসবো চলে আসবো হাওয়া খাবো হয়ে গেল। मैक्सिमम টাকা তো मैक्सिमम ঢুকে যাচ্ছে, চালাতে তো पारবে না, কোনো চাপ बट নেই। देयर आर सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को काम करना होता है, ठीक है, मैं देखा इंडियन रेलवेज में बहुत लोग काम करते हैं, मैं देखा कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर इसलिए कुछ सेक्टर्स जिंदा भी है गवर्नमेंट लेवल पे भी, तो कुछ, लेकिन वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। तो सर पॉइंट इज वेरी सिंपल, दे वर रनिंग विदाउट अ सिग्निफिकेंट एम एंड मिशन। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का क्या है ना, उनका कोई एम नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं है। The private sectors on the other hand is perceived to be more self-motivated, prolific, reliable, and superior quality of product and service. Through though there are exceptions भी हैं, yes, exception is always there, but private sectors में
यही मेन मोटिव यही काम कर रहा है सर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वाले मोटिवेटेड होता, एम होता, मिशन होता, अच्छा होता, सभी के लिए अच्छा होता, लेकिन वो हो नहीं पाता। प्योर साइकोलॉजी, प्योर फिलोसॉफी। Privatization may be conceptualized in the following prominent types: delegation, divestment, displacement, disinvestment. याद रखिएगा सर, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है सर, ध्यान से सुनना एक बार। Government keep hold of responsibility and private enterprise handles fully or partly the delivery of product and service. There is active involvement by government. Delegation may happen through contract, franchisee, grant, etc. मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल करेगा फुल्ली और पार्टली, बट गवर्नमेंट भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखेगा। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट देगा, फ्रेंचाइजी देगा, ग्रांट देगा, एटसेट्रा। डाइवेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप, गवर्नमेंट अपना ओनरशिप में थोड़ा बहुत छोड़ देगा एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ देगा, एंड सेल्स द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज। जैसे रिसेंटली LIC में बात चल रहा है, LICI 100% होल्डिंग में है, प्राइवेट नहीं, इसका 10% स्टेक प्राइवेट करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में छोड़ देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब धीरे धीरे गवर्नमेंट एंटिटी पूरा का पूरा हट जाएगा। डिरेगुलेशन फैसिलिटीज, प्राइवेटाइजेशन इफ इट इनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज ए गवर्नमेंट मोनोपोली। जैसे BSNL का मोनोपोली था, MTNL का मोनोपोली था, बट अभी किसका चलता है, एयरटेल का चलता है, जियो का चलता है। हाँ सर, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। गवर्नमेंट बॉडीज को हटा के प्राइवेट बॉडीज जगह बना लेता है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब ये धीरे धीरे हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ। सेलिंग ए पोर्शन ऑफ ओनरशिप और स्टेक इन ए पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज, ठीक है, कुछ पोर्शन छोड़ देना पब्लिक एंटरप्राइज के प्राइवेट पार्टीज को। जैसे इसके साथ हुआ है, अदानी के साथ। भारत का जो पोर्ट है होता है सर, वो सब अदानी पोर्ट के लिए मेनली जाना जाता है। पोर्ट मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास है, बट गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं कि भाई पोर्ट को तुम बिल्ड करो, बिजनेस करो, हम कुछ पोर्शन परसेंटेज रख लेंगे, बाकी तुम अपना रख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पोर्ट बिजनेस तो डे बाई डे इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है खराब हो रहा था, बट अदानी आके, गौतम अदानी आके इंडियन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप कर दिया इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। चाइना का एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट तो वही है कि वो धीरे धीरे पूरा दुनिया का जो एक्सपोर्टिंग हब है ना, वो एक्सपोर्ट हब बन गया। इवन वो श्रीलंका में आके, हम्बन टोटा बोल के यहाँ पर है श्रीलंका में, वहां पर आके पोर्ट को लीज पे लेके श्रीलंका से कंट्रोल कर रहा है इंडिया वर्ल्ड को। मतलब अगर उसको मन करेगा ना, तो श्रीलंका से इंडिया पे अटैक भी कर देगा, ठीक है, उसका मन करेगा। স্যার ওটা তো हाँ? অনেক লোনের জন্য আর কি এটা নিয়ে নিয়েছে এরকম ব্যাপার हाँ না? एग्जैक्टली, अरे उसका सोच तो समझ, तो श्रीलंका को जरूरत में उधार दे देता है, और फिर जब समय आता है बोलता है ठीक है तुम उधार नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे दे दो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ भी सेम है ना, पाकिस्तान के साथ भी सेम। हमारा ये जो POK है, चाइना क्या कर रहा है, POK से एक रास्ता बनाया है और एकदम लेके जाके एकदम बलूचिस्तान बॉर्डर में जाके यहाँ पर क्या बनाया, पोर्ट बनाया, ताकि वो वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट भी अलग अलग कंट्रीज में सेल करता है। दैट इज द मोटो, बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसा मोटो इंडिया का भी होना चाहिए ना, चुपचाप हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे क्या? इसके लिए आपको मोटिवेटेड लोग चाहिए, मोटिवेटेड सोच वाले लोग चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। सरकारी लेवल में लोग सोच नहीं पाएंगे सर, दे आर वेरी सिक्योर माइंडेड। वी नीड प्रॉफिटेबल माइंडेड मोटिवेटेड लोग, प्रॉफिटेबल माइंडेड मोटिवेटेड इंसान चाहिए, जिनको देश के प्रति भी थोड़ा बहुत लगाव रहेगा, बट अपने बिजनेस के प्रति भी और ज्यादा। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बहुत प्रेफर करता है, बिकॉज कम से कम वो अपने लिए ही तो सही काम करेगा, लेकिन इसमें जो कुछ भी बनेगा सरकार के हाथ में रहेगा। अगर ओडिशा में अच्छा पोर्ट बनता है और उस पोर्ट से अगर कोई प्रोडक्ट म्यांमार में जाता है, तो देश का ही फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है सर। प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर्स में कोई ऐसे सोच रखने वाले लोग नहीं है जो देश के बिजनेस को बढ़ाने का सोचता है। समझ में आ रहा है सर? इसीलिए अदानी का इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा सर डे बाय डे। किसी का अच्छा दिन आता है तो किसी का बुरा दिन होता है, लेकिन इस अच्छा बुरे के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम रहता है ना सर, तभी ऐसा होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट द कंडीशंस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है सर, FDI
है सर, लास्ट 2 पॉइंट है सर। एफडीआई क्या है? इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में पैसा आ रहा है, भारत में पैसा आ रहा है, क्यों? बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैं बात कर रहा था, इंडियन मार्केट इज अ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। ऐसे जगह में इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्लेस, बहुत ही ल्यूक्रेटिव है एंड बहुत अच्छा बिजनेस का एरिया है सर भारत। तो ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में दुनिया के हर एक कंट्री चाहते हैं कि भारत में आए, इन्वेस्टमेंट करे, पैसा कमा के लेके जाए, ठीक है। जैसे परमिशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स ऐसा है जिसमें 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। देयर आर सम सेक्टर्स जहाँ पर 26%, कहीं पर 49%, किसी में 51%। पूरा पैसा नहीं लगा सकता, किसी में पूरा, किसी में आधा, किसी में थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसा भी है सर जहाँ पर गवर्नमेंट एफडीआई ला ही नहीं सकता, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बेटिंग बिजनेस, चिट फंड, शारदा रोज वैली, जानते हो ना सर बंगाल में क्या हुआ था? अरे हाँ सर। नॉलेज होगा आप सबको। दिस इज कॉल्ड चिट फंड, ओके। चिट फंड एक बिजनेस होता है, चिटिंग बाज का नहीं सर, ऐसे स्मॉल फंड बोलते हैं इसको। लोन क्रिएट कर लोगों से फंड लेते हैं, बाद में इंटरेस्ट समेत उनको वापस करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली आरबीआई रेगुलेट नहीं करना चाहता। कुछ जगह में रेगुलेटेड है जहाँ पर कंट्रोल्ड है, बट बंगाल में तो सर रेगुलेट करके भी पूरा धोखा हो गया। मतलब आप समझ लो कि बंगाल गवर्नमेंट क्या किया। सर सरकार का क्या दोष है? बहुत दोष है। हाँ सर, फंडिंग लेता रहता है और कुछ बोलता नहीं है। आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आप कुछ नहीं बोलते हो बिकॉज ऑफ वोट बैंक। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अपना दिमाग को थोड़ा बड़ा करो, चाहे कोई भी रहे गवर्नमेंट में, पार्टी कुछ भी, कोई भी रहे, सीपीएम रहे, टीएमसी रहे, बीजेपी रहे, कोई नॉन पार्टी रहे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, चीट का मतलब चीटिंग नहीं है सर। चीट का मतलब चीटिंग होता है, बट चीट फंड को चीटिंग बाज बना दिया सर। चिट फंड इज अ लाइसेंस बिजनेस है। इफ यू हैव 1 करोड़ यू कैन विदड्रॉल 20 करोड़ एंड बदले में आप उनको इंटरेस्ट समेत पेमेंट कर सकते हो। चिट फंड बिजनेस एक अलग ही बिजनेस है, बट इस चिट फंड बिजनेस को मिस यूज करके चीटिंग बाज बिजनेस कर दिया, लोगों को गलत आशा दिखा दिया, ठीक है। रातों रात पैसा डबल, मजाक है क्या? हाँ सर, समझ रहे हो क्या? तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है क्या? सब पता होता है। ये सब बिजनेस में गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। निधि कंपनी अपने ही, ये लॉ में बात करूंगा कंपनी लॉ के क्लास में, निधि कंपनी, ठीक है, कि अपने ही अंदर लोन क्रिएट होगा, अपने ही अंदर मेंबर्स के अंदर लोन देना, मेंबर्स के डिपॉजिट लेना। लेकिन निधि कंपनी साउथ इंडिया में बहुत चलता है, स्पेशली इन तमिलनाडु। बट ऐसे बिजनेस को भी आज ही चर्चा करूंगा सर शाम को कंपनी लॉ के क्लास में, निधि के बारे में। समझ में आ रहा है सर? यस सर। यस सर। बाकी एग्रीकल्चर में भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एक्सप्लोरिंग, अच्छा फ्लोरिकल्चर में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ सीड में कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हो, बट हाँ नॉर्मल एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, ठीक है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस पे नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट टाउनशिप बनाने में, कंस्ट्रक्शन बनाने में, ठीक है, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रीमाइसेस बनाने में, रोड ब्रिज बनाने में हो सकता है, बट एक्सटेंडेड स्पेसिफाइड गवर्नमेंट के हिसाब से। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये भी जमीन दे देता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, आपको जमीन दे देगा, आप उसमें कुछ बना के दे दो, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चर, सिगर्स, चुरूट्स, सिगारिलोज, सिगरेट्स, टोबैको इंडस्ट्रीज नहीं कर सकते, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडिया हैज बीन प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई फ्लोज। इंडिया जनरली रिसीव एफडीआई फ्रॉम कहाँ से मिलता है नॉर्मली? यूएस से मिलता है, ब्रिटेन से मिलता है, सिंगापुर से मिलता है, जापान से मिलता है, यूएसए से मिलता है। पॉपुलर, समझ में आ रहा है सर? एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सर, एफआईआई। ये कौन है सर? ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं, बट एफआईआई में कौन हो सकते हैं सर? जैसे कि ये देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, हेज फंड्स, पेंशन फंड, हेज मतलब रिस्क कंट्रोलिंग फंड बोलते हैं इसको, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मतलब फॉरेन म्यूचुअल फंड, फॉरेन गवर्नमेंट,
फॉरेन एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक एचडीएफसी, मतलब जैसे हमारे देश में है ना एचडीएफसी कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, इस तरह का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वैसे ही फॉरेन एएमसी, फॉरेन गवर्नमेंट हमारे देश के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। सर जैसे कि कुछ एग्जांपल देखो सर, एक बार ये रिलायंस देख पा रहे हो सर आप लोग? जल्दी बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग है, ठीक है। आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ कि करेंटली जो रिलायंस का शेयर होल्डिंग है वो कैसा है। अगर 100% शेयर रिलायंस का है, जिसका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 67 लाख करोड़ समथिंग ऐसा कुछ नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। जिसमें अगर 100% शेयर्स इंडिया के रिलायंस के पास है, उसमें मुकेश अंबानी मतलब प्रोमोटर ग्रुप के पास है 49.14, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 24.65। কত? 676 কোটি 20 লাখ 7,000 তাই তো? हाँ सर, हाँ वही होगा, मैंने काउंट नहीं किया। 676 करोड़ 20 लाख 70,014, यस, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। उसमें 100% अगर ये है तो उसमें प्रोमोटर के हाथ में है 49%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ इनके हाथ में है ऑलमोस्ट 25%। नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड ग्रुप जो है हमारे देश का, उनके पास है 4.47%। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है 0.17%। कुछ आदर हम आप जैसे लोगों के पास है नहीं, हम आप मतलब जनरल पब्लिक 8.37। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, इनके पास है 8.37%। कुछ है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। GDR, ADR, GDR बोलते हैं, मतलब फॉरेन, वो भी फॉरेन का ही है। GDR ग्लोबल डिपोजिटरी, वो डिपोजिटरी रिसिप्ट के हिसाब से देश में रखते हैं पैसा। मैं आई विल डिस्कस इन इकोनॉमिक्स क्लास GDR के बारे में बात करूंगा, मुझे एक बार याद दिलाना तो आई विल डिस्कस। हाँ बोलो सर। তো ওটা কারা থাকে ওই আদার্সে, যেটা आदर्श में 1.92%? आदर्श में कोई भी और कोई दूसरा कंपनी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक कंपनी भी दूसरे कंपनी में लगाते हैं ना, इस तरह का कोई और, ठीक है। तो ये है सिस्टम, जिसमें आपको दिखाई दिया ना कि 49% के बाद सबसे ज्यादा रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किसका है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है। ऐसे मैं रिलायंस में दिखाया, आपको मैं किसी भी कंपनी में से दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश में किस तरह से इक्विटी सेक्टर्स में कैपिटल का फ्लो हो रहा है FII के थ्रू से, ठीक है, समझ में आ रहा है सर? इवन यस सर। नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो यही चाहते हैं कि FDI से ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर FII इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। बस हमें कैपिटल दे दो, बिजनेस में इन्वेस्ट ना करो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, लेकिन FII मतलब FDI में क्या होता है कि वो बिजनेस बनाएगा यहाँ पर आके, ठीक है, बट FII में क्या होता है वो बिजनेस नहीं बनाएगा, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, काम हम करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ज्यादा ये चाहते हैं ना कि FDI ज्यादा हो, वो चाहते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट में देखो ना, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 80% के आसपास इन्वेस्टमेंट है ना, इसे FDI के कारण ही होता है, बिकॉज ऑफ FDI। And there is another very positive scenario from this particular business environment या फिर business growth class, investment from India abroad, OFDI। इंडिया भी फॉरेन में बिजनेस कर रहा है सर, हम भी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। जैसे फरवरी 2020 में भारती एयरटेल इन्वेस्ट किया 978.92 मिलियन सब्सिडरी मॉरिशस का एक कंपनी में, इतना पैसा इन्वेस्ट किया। सर 2019 में PVR सिनेमा, नाम तो सुने होंगे PVR, अरे यस सर। है ना, यस इसने श्रीलंका में मूवीज चेन बनाया। अगस्त 2019 में सान फार्मास्यूटिकल्स जो बेसिकली मेडिसिन कंपनी है, फार्मेसी कंपनी है, इन्होंने चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग बोल के एक कंपनी के साथ चाइना में इन्वेस्ट किया, जो भी मेनलैंड चाइना में जेनेरिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो गुड साइन। Data released by Reserve Bank of India show that investment by Indian firms in foreign countries in January 2020 rose by nearly 40%. That is almost $2.10 billion
यूएस डॉलर ईयरली बेसिस, एवरी ईयर ग्रो कर रहा है। ठीक है सर, लंबा चर्चा था बट आई होप। अच्छा, नोट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जस्ट एक बार मेरे को इन्फॉर्म करना, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू। हाँ सर, ये जीके भी है, जनरल नॉलेज भी है, कॉमर्शियल नॉलेज भी है, हर काम पे आ जाएगा सर। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस है, प्लीज मस्ट गो थ्रू। यस सर, डन। आप लोग बताओ समझ में आया नहीं आया, जो भी है। बोलो सर, बोलो, क्लियर है ना? স্যার এই যে রিলায়েন্সের যে Yes, এই sir. এতগুলো শেয়ার এলো, হুম ওই 676 কোটি সামথিং যে শেয়ারটা এসেছিল, হুম। মানে আছে, এছাড়া স্যার কি অতগুলো স্যার एलो কি করে? ओ सर, इसके लिए आपको शेयर मार्केट समझना पड़ेगा, ये मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। इसका बड़ा ये सिस्टम ऐसा है कि जितना कैपिटल होता है उसको नंबर पर शेयर फेस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसे बोलूंगा तो तेरे को समझ में नहीं आएगा सर। ऐसे सिंपल होता है कि जितना नंबर ऑफ कैपिटल, जब सिंपल एक सिंपल बात करते हैं, ऐसे मान कि तू 5 करोड़ रुपया लेके बिजनेस करना चालू किया, कितना 5 करोड़। ठीक है, शेयर मार्केट डिस्कशन है बेसिकली, और तू बोलते कि मैं एक एक शेयर का फेस वैल्यू रखूंगा 10 रुपीज। ठीक है, तो 5 करोड़ कैपिटल को अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू में डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 50 लाख। सिंपल यही पैटर्न है, लेमैन की लैंग्वेज में ही है। ठीक है, अब नहीं यही होता है, मतलब लेमैन हो या फाइनेंशियल मैटर हो, यही होता है। शेयर मार्केट में बहुत सारे चीजें सीखने के लिए होता है सर, अगर शेयर मार्केट বলছি सीखना। স্যার, हाँ बोलो सर, बोलो। এই যে স্যার মিউচুয়াল ফান্ড যেটা আছে, যেটা আপনি তখন হ্যাঁ শুরুতে বলছিলেন, তা একটা জিনিস সেদিনকে দেখছিলাম গ্রো অ্যাপসে, যে মিউচুয়াল ফান্ডে ধরুন এসবিআই আছে, এসবিআই দেখাচ্ছে যে 42.92% প্রফিট কি লস যাই হোক এবং দেখাচ্ছিল। তা ওইটাতে দুটো ইনভেস্টিং দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে পার মান্থ, একটা হচ্ছে 1 ইয়ার, 1 ইয়ার, 2 ইয়ার, 3 ইয়ার্স এর এরকম দেখায়। তাহলে স্যার ধরুন কেউ যদি স্যার আজকে ডেটে 42% ধরুন শেয়ারে দেখা যায় 5,000 টাকা যদি ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট করে 1 বছরের জন্য, তাকে 1 বছর পরে 9,000 কত রিটার্ন দিচ্ছে। মানে সেটা, नहीं, हाँ वो ওটা স্যার, रिटर्न उसको, हाँ मतलब जो इन्वेस्ट पहले किया है उसको मिलेगा। মানে স্যার ওটা থেকে আমি ধরুন আজকে রেটে সার্চ করছি, জিনিসটা হচ্ছে 5,000 ইনভেস্টে আমাকে 9,000 টাকা 1 বছর পরে আজকে রেটে রিটার্ন দেবে। তো সেটা না কি না, এই রিলেটে থাকে? এটা তো প্রফিট আপ ডাউন করে, প্রফিট नहीं লস। नहीं ऐसा नहीं है। ओहो, सपोज कि कोई म्यूचुअल फंड अगर बोल रहे कि 40% रिटर्न दे रहा है, मतलब वो अभी तक 40% ग्रोथ हुआ है उसका, तो जो स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करके रखा है उसको 40% मिलेगा। तू आज इन्वेस्ट करेगा तो तेरे को 40% नहीं देगा। আমি যখন স্যার টাকাটা তুলবো তখন যত পার্সেন্ট থাকবে সেটা আমি পাবো। हाँ अभी अभी देख, वो डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड। कुछ स्टॉक होगा, कुछ डेप्ट होगा, कुछ लोन होगा, इस तरह का। तो स्टेट बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वो अगर किसी अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, उस कंपनी से उसको रिटर्न मिला है मान की 70-80%, तेरे को दे रहा है 40%। ठीक है, तो वो जो 40% ग्रोथ हुआ है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट ग्रोथ हुआ इसीलिए, अदरवाइज 40% म्यूचुअल फंड पॉसिबल ही नहीं है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, वहां से ग्रोथ किया, और तुमको बोल रहे कि 40% जो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड खरीदा था उसको 40%। लेकिन अगर आज तुम इन्वेस्ट करोगे, वो डिपेंड करते है कि वो आगे मार्केट में क्या परफॉर्म करेगा। अगर आगे वो মানে স্যার আমি 40%, अगर आगे যদি जाके ধরুন वो, हाँ, बोल। 6 মাস পরে যদি আমি তুলতে যাই, 6 মাস পরে যে পার্সেন্টেজ থাকবে সেই পার্সেন্টেজে দেবে। नहीं, ঠিক আছে? छह में तू अगर आज इन्वेस्ट करता है तो হ্যাঁ। अगर अगर 6 मंथ्स बाद वो स्टॉक 40% से अगर 45% हुआ है तो तेरे को 5% ही मिलेगा। ও মানে স্যার আজকে ডেটে যে পার্সেন্টেজ চলছে তারপরে যে পার্সেন্টেজ দাঁড়াবে তার সাথে মাইনাস করে যেটা হবে সেটার উপরে প্রফিট অফ। ऑब्वियसली ना, जो जो 5 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसको 45% मिलेगा जब वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो आज इन्वेस्ट करेगा और 45 से वो 50% तक जा रहा है, तो उसको 5% ही ना मिलेगा एक साल में। হ্যাঁ স্যার, अरे सर ये सब पूरा এটাই স্যার खेल है। मेरा সেদিনকে म्यूचुअल দেখছি फंड কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা। स्टॉक আরেকটা স্যার स्टॉक मार्क, हाँ बोल। যেটা স্যার মান্থলি হয়, এসআইপি না এসআইপি কিছু একটা নাম দিয়ে বলে ওটাকে, মান্থলি हाँ एसआईपি বলে। এসআইপি বলে স্যার। এই ওটা তো স্যার স্টক মার্কেট পড়, তাহলে এইসব পয়েন্ট গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইসব point ক্যালকুলেটর গুলো দিয়ে clear স্যার হয়ে যাবে। দেখাচ্ছিল, মানে ইউটিউবে দেখছিলাম যে ক্যালকুলেটর মারফতে করছে সমস্ত কিছু।
যে এত পার্সেন্ট এত শেয়ার ওর একটা কি এতে নাম ওরা শেয়ারের ভাগ করে দিচ্ছে না ইয়েতে কিছু একটা ভাগ করছে প্রফিটে, ওটা 1 বছর পরে গিয়ে ওই প্রফিটটা দাঁড়াচ্ছে 2-1000 সামথিং এরকম ভাবে লাভে আসছে। ওটা এসআইপি সিস্টেম, এসআইপি ওই মানতে হয় ইএমআই এর মতো, ইএমআই এর মতো। হ্যাঁ এন্ট্রান্সটা ক্লিয়ার কর, যদি স্টক মার্কেট পড়ার ইচ্ছা থাকে আস্তে আস্তে শেখ, এখন এগুলো শেখার জিনিস, ইনভেস্টমেন্ট কর, এডুকেশনে অনেক কিছু শেখার আছে। ओके, और कोई कुछ पूछेगा क्या सर? ওটা দেখিয়ে দিন স্যার, কিটা যেটা বলবেন যেটা আইসিএসএ। अच्छा आईसीएसआई, अच्छा जिन लोगों का नवंबर में एग्जाम है वो लोग रहो, बाकी लोग जा सकते हो फिर। बाय सर। ओके सर, टाटा।